ये कहानी है 38 साल के केनिची हमाडा की, जो लगातार 7 दिनों तक अपने ऑफिस में दिन और रात काम करता रहा, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर वो काम छोड़कर एक गांव में रहने आ गया और यहाँ आकर वो खेती बाड़ी करने लगा। उसकी जिंदगी ऐसे ही अच्छी चल रही थी। एक दिन वो एक टीवी शो देखता है जिसमें एक लड़के को एक गॉडेस दूसरी दुनिया में भेज देती है। उस लड़के के पास उसकी स्टेटस विंडो होती है, जिसके बाद एक दिन खाना बनाते हुए वो अचानक ही गायब हो जाता है और फिर वो खुद को पाता है एक अलग ही दुनिया में। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये दुनिया बहुत खतरनाक होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो यहाँ अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, जो ओपन हो भी जाता है और अब वो समझ चुका है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद केनिची देखने लगता है क्या उसके पास कोई मैजिक और स्किल है, लेकिन ऐसा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो एक ऑप्शन पर क्लिक करता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग थी। साथ ही उसके पास एक आइटम बॉक्स भी होता है जिसमें वो चीजें रख सकता है और ये ट्राई करने के लिए वो कुछ घास लेकर उस आइटम बॉक्स में डालता है जो उसमें स्टोर हो जाती है और इसके बाद वो उस घास को बाहर भी निकाल देता है और कहता है वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन तभी उसे भूख लगाती है, इसीलिए वो कुछ ऑर्डर करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग में चीजों को बेच भी सकता है और चीजें बेचकर उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नजर स्केलेटन के अंदर धसी तलवार पर जाती है, जिसके बाद वो उस तलवार को बेचकर काफी सारे पैसे कमाता है और फिर थोड़ा दूध और ब्रेड खरीदता है। जिसके बाद वो एक शॉवल खरीदकर उस स्केलेटन को जमीन में दफना देता है और उससे कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच पाई है, शुक्रिया। जिसके बाद केनिची एक साइकिल खरीदकर जंगल से बाहर निकलने लगता है और इसके कुछ देर बाद वो दूध पीता है और फिर आसपास के इलाके का मुआयना करता है और इसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगता है और फिर शाम के वक्त एक जगह रुककर अपना छोटा सा कैंप लगाता है। जिसके बाद अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता है और जब वो ये खाना खाता है उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जैसे ही केनिची उन्हें देखता है वो घबरा जाता है और इसके बाद वो अपने ऑनलाइन स्टोर में कोई हथियार ढूंढने लगता है। वो मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद वो कुछ पटाखे और एक गैस टॉर्च खरीद लेता है और इन्हें जलाकर उन भेड़ियों की ओर फेंक देता है। धुएं की वजह से वो भेड़िए केनिची से दूर तो होते हैं लेकिन भागते नहीं। जिसके बाद केनिची किसी और चीज को ढूंढने लगता है और इसके बाद वो एक गुलेल खरीद लेता है और इसके बाद वो उस गुलेल से इन भेड़ियों पर पत्थर मारने लगता है और पत्थर लगने की वजह से वो भेड़िए बेहोश हो रहे थे। ऐसे ही लगातार केनिची गुलेल चलाता रहता है। वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद केनिची तुरंत अपनी बाइसिकल से यहाँ से भागना शुरू करता है। वो रात के वक्त ही एक टॉर्च की मदद से आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही वो रात भर बस आगे बढ़ता रहता है। जिसके बाद सुबह होती है और हम केनिची को एक जगह पड़े हुए देखते हैं। जिसके बाद वो होश में आता है। अब जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये जंगल बहुत घना होता है, इसीलिए वो एक पेड़ पर एक सीढ़ी लगाकर एक दूरबीन से दूर देखने की कोशिश करता है। और हाँ, ये सारा सामान वो ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद रहा है। सामने उसे काफी बड़ी दीवार नजर आती है। केनिची सोचता है कि अब वो इस शहर में जाकर और पैसे कमा पाएगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। साथ ही अब बारिश भी होने लगी है। जिसके बाद केनिची इसी बड़ी घास के बीच में से जैसे ही जंगल से बाहर निकलता है, उसके सामने अचानक ही एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है। वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ पर केनिची उस आदमी की बातें समझ पा रहा था। जिसके बाद वो घुड़सवार कहता है मेरा नाम फुओ है और मैं एक मर्चेंट हूँ। अगर तुम राज्य की ओर जा रहे हो तब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। केनिची कहता है मदद के लिए शुक्रिया, वैसे मेरा नाम केनिची है। यहाँ एक लड़की भी बैठी हुई है, ये भी शहर जा रही है। जिसके बाद फुयो पूछता है कि तुम दहलिया राज्य की ओर क्यों जा रहे हो? केनिची कहता है मैं वहाँ कोई बिजनेस करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने बैठी हुई लड़की हाथों से कुछ इशारे करती है और अचानक ही उसके हाथों में एक गिटार आ जाता है, जो देख केनिची हैरान हो जाता है। फुयो बताता है कि इस लड़की के पास एक आइटम बॉक्स है और आइटम बॉक्स काफी रेयर होता है। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक नदी को पार करते हैं और इस वक्त ये लड़की एक गाना गा रही थी और धीरे धीरे ये लोग शहर के करीब पहुंच जाते हैं और फिर इस बड़े से दरवाजे से गुजरकर ये लोग आते हैं टाउन के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मंजिल पर पहुंचकर
इनसे अलविदा कहकर चली जाती है। वहीं केनिची फूयो की मदद करता है उसका सामान रखवाने में, और क्योंकि फूयो उसे यहाँ तक लेकर आया है इसीलिए केनिची उसे एज अ थैंक्स एक पोटली देता है। इस पोटली में काली मिर्च होती है। फूयो कहता है, हे तुम इतनी खतरनाक चीज बेचने वाले हो, मेरी बात सुनो, बाकोपा द स्पाइस सिंडिकेट को मसालों का पूरा अधिकार है। अगर तुम पर उनकी नजरें आ गईं, तब तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद फूयो इस काली मिर्च के बदले में केनिची को पैसे देने वाला था, लेकिन केनिची पैसे लेने से मना कर देता है। लेकिन फूयो कहता है, हम मर्चेंट चीजों को कम दाम पर जरूर खरीदते हैं, लेकिन फ्री में नहीं, क्योंकि फ्री से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता। जिसके बाद केनिची उससे पैसे ले लेता है और फिर फूयो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद केनिची इन पैसों को अपने एन में कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद शाम हो जाती है और केनिची एक रेस्टोरेंट में आता है। एक मेड उससे कहती है, डालिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। केनिची कहता है उसे यहाँ एक कमरा चाहिए। वो मेड बताती है, खाने पीने के बिना एक कमरा आपको 1 कॉपर कॉइन में पड़ेगा। केनिची इसके लिए ही राजी हो जाता है और वो 1 कॉपर कॉइन जमा कर देता है। वो लड़की कहती है, आपने काफी अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं, क्या आप कोई राहगीर हो? वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ एक बिजनेस ओपन करने आया हूँ। लेकिन उसे पता चलता है कि अगर उसे पढ़ना लिखना और कैलकुलेट करना नहीं आता है तब वो मर्चेंट्स गिल्ड में रजिस्टर नहीं कर पाएगा। केनिची कहता है, मुझे पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मेड केनिची से एक छोटा सा सवाल पूछती है और फिर इस बात से हैरान हो जाती है कि केनिची ने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया। जिसके बाद केनिची उसे अपना नाम बताता है ताकि वो उसके नाम को रजिस्टर कर दे। वो केनिची को अपना नाम भी बताती है, अज़ेलिया। तभी केनिची कहता है, हे अज़ेलिया, क्या तुम मुझे इस देश की भाषा पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें एक दूसरे देश की बहुत ही अच्छी कैंडी दूंगा। और इसके बाद जब अज़ेलिया उन कैंडीज को टेस्ट करती है तब भैया उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। इन कैंडीज को खाकर अज़ेलिया को बिल्कुल किसी नोबल की तरह फील हो रहा था। तभी अज़ेलिया कहती है, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास ये है तब वो इसे मुझसे छीन लेंगे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ेलिया केनिची को लिखना और पढ़ना सिखाने लगती है और केनिची थोड़ी ही देर में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। जो देख अज़ेलिया कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तुम जरूर एक बहुत बड़े मर्चेंट बनोगे। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रेमिका बन जाना चाहिए। केनिची कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि अज़ेलिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि केनिची ने उसकी कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि केनिची से चिपक ही जाती है और कहती है, तुमने मुझे इतनी अच्छी कैंडीज दी, मेरी ड्राइंग बनाई, आखिर मैं तुम्हें इन सब के लिए शुक्रिया कैसे कहूँ? जिसके बाद वो केनिची को बिस्तर पर पटक देती है। फिर केनिची के कमरे की बत्ती गुल हो जाती है। फिर क्या हुआ मैं बताने नहीं वाला। अब अगले दिन केनिची गिल्ड में आता है। यहाँ उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म मिलता है। केनिची देखता है कि इन सभी कागजों को हाथों से लिखा गया है, शायद से अभी इस दुनिया में प्रिंटिंग नहीं है। जिसके बाद केनिची सभी चीजें लिखकर उस फॉर्म को एक रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1 सिल्वर कॉइन होती है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए केनिची कहता है, मैं आपको ये पैसे इंस्टॉलमेंट में दूं तो चलेगा? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो केनिची को उसकी गिल्ड आईडी देती है। हाँ, ये छड़ी उसकी गिल्ड आईडी है। जिसके बाद केनिची एक फाउंटेन के पास आता है और फिर वो इस शहर के बाजार को घूमने लगता है और यहाँ पर अलग अलग चीजों की कीमतें देखने लगता है कि यहाँ कौन सी चीज कितनी कीमत की है। तभी एक लड़की उससे कहती है, अंकल क्या आप ये ट्री कलर फ्रूट खाना चाहेंगे? ये बहुत टेस्टी होते हैं। इनके अलग अलग रंगों को देखकर केनिची कहता है, वाह ये तो काफी अलग हैं। ठीक है, मुझे 1 डजन दे दीजिए। केनिची को वो फल एक थैली में मिलते हैं। उन्हें देख केनिची सोच रहा था, आखिर ये किस तरह के फल हैं। वो उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रखकर उनके नाम देखने लगता है। जिसके बाद वो एक फल अज़ेलिया को देता है और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। इस फल के लिए अज़ेलिया उसे शुक्रिया कहती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि केनिची ने गिल्ड में रजिस्टर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी गिल्ड आईडी को देख रहा था और ऐसे ही देखते देखते वो वहाँ सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अज़ेलिया केनिची को कुछ बनाते हुए देख रही है और थोड़ी ही देर में केनिची अपना काम कर लेता है। उसने थोड़ी कारपेंट्री करके एक बहुत ही अच्छा बिस्तर तैयार कर लिया है। जिसके बाद केनिची इसी तरह लकड़ी से
कपड़े टांगने की ये चीजें बनाता है। एजेलिया देखती है कि जिन क्लॉथ स्पिन्स का वो इस्तेमाल करती है ये तो उनसे बहुत ही बढ़िया हैं और वो तो बहुत आसानी से टूट भी जाती हैं। इसीलिए एजेलिया पूछती है, क्या तुम इन्हें बेचने वाले हो? केनिची सोचता है, क्या ये फायदेमंद होगी? जिसके बाद हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ केनिची एक आंटी के पास आकर पूछता है, क्या मैं अपनी दुकान आपके बगल वाली जगह पर लगा सकता हूँ? वो कहती हैं, हाँ क्यों नहीं। और केनिची अपने आइटम बॉक्स में से अपनी दुकान निकाल लेता है। आंटी कहती हैं, वाह आपके पास तो आइटम बॉक्स है। केनिची कहता है, हाँ छोटा सा आइटम बॉक्स। जिसके बाद केनिची वहाँ अपना सामान रखने लगता है। वो आंटी केनिची से पूछती हैं कि ये क्लिप्स कितनी की हैं? वो कहता है, एक कॉपर कॉइन में 5 क्लिप्स। वो आंटी कहती हैं, ठीक है मैं ऐसी 5 खरीदना चाहती हूँ। वैसे मेरा नाम अनामा है, मैं यहाँ काफी वक्त से सामान बेच रही हूँ। वो कहता है, मैं हूँ केनिची, मैं एक बहुत दूर के गांव से आया हूँ। अब इसके बाद आंटी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं और केनिची ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और थोड़ी ही देर में इनकी दुकानों पर ग्राहक आने लगते हैं। काफी लोग केनिची का सामान खरीदते हैं। जिसके बाद एक मेड आती है केनिची की दुकान पर और वो ये क्लिप्स लेकर चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान आंटी कहती हैं, तुम्हारी ये क्लिप्स तो काफी अच्छे से बिक रही हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि केनिची ने कुछ मुनाफा कमा लिया है। वो इन्हें ही बेचकर एक काफी अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन दूसरे लोग भी फिर इसी तरह से चीजें बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। केनिची नोटिस करता है कि इसके कपड़े काफी अच्छे हैं और इसके पास एक तलवार भी है, जिसका मतलब इसका स्टेटस काफी अच्छा होगा। जिसके बाद ये आदमी केनिची से एक चाकू लेकर उसे देखने लगता है। इस चाकू में अलग ही चमक होती है। जिसके बाद वो इसकी धार चेक करता है। एक ही बार में काफी सारी रस्सियां ये आसानी से काट देता है और फिर इसकी कीमत पूछता है। केनिची कहता है, एक की कीमत है 2 सिल्वर कॉइन। वो आदमी कहता है, ये काफी महंगी है लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे क्या आपके पास इससे कुछ बड़ा है? ये बात सुन केनिची अपनी शॉपिंग साइट में एक अच्छा सा वेपन देखने लगता है और तभी उसे एक चीज मिलती है। ये एक हंटिंग स्वॉर्ड है। वो आदमी इस स्वॉर्ड को निकाल कर देखता है। असल में ये एक बहुत बढ़िया कटाना होती है। वो आदमी इस कटाना की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और इसकी कीमत पूछता है। केनिची बताता है, 1 गोल्ड कॉइन। वो आदमी कहता है कि ये बहुत कीमती है लेकिन बहुत खूबसूरत भी, मैं क्या करूं? केनिची को लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही कीमत तो नहीं बता दी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो देखता है कि ये तो एक बिल्ली जैसी इंसान है। वो लड़की केनिची की कंध ले रही है। लेकिन तभी उसके सिर पर एक मुक्का लगता है। हम देखते हैं कि ये उसके ही नस्ल के दूसरे लोग थे। लेकिन ये आदमी है तो ये मॉन्स्टर की तरह लगेंगे, ये लड़की है तो क्यूट लगेगी और इसका नाम मियाले है। लेकिन तभी अचानक केनिची उन बीस्ट को देखकर डर जाता है। ये सभी हैं बीस्ट फॉक। केनिची बताता है कि जिस गांव से वो आया है उस गांव में बीस्ट फॉक नहीं है। लेकिन तभी एक बलौटा केनिची के दुकान की छत पर चढ़ के उस पर लगी हुई चादर को उतार कर उसे अपने हाथों में रखकर कहता है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। केनिची के दिमाग में आता है कि उसे इस चादर को बेचकर दूसरी चादर खरीदनी चाहिए। जिसके बाद वो इस चादर की कीमत 3 कॉपर कॉइन बताता है। लेकिन उस बिलौटे को ऐसी 3 चादर चाहिए जिनकी कीमत 9 कॉपर कॉइन हुए। लेकिन केनिची इन्हें डिस्काउंट देगा और इनके सिर्फ 8 कॉपर कॉइन लेगा। लेकिन इन बेचारों के पास 8 कॉपर कॉइन नहीं होते। तब केनिची कहता है, तब तुम लोग मुझे 2 सिल्वर कॉइन दे दो और मैं तुम लोगों को 2 कॉपर कॉइन वापस करूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुन ये सभी उसे बहुत अजीब ढंग से घूरने लगते हैं। लेकिन तभी ये आदमी कहता है कि वो दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खरीदारी करके चले जाते हैं। और इसके बाद ये आंटी जी बताती हैं कि वो सभी केनिची को इसीलिए घूर रहे थे क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तभी ये आदमी कहता है, तुम काफी भरोसेमंद हो, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद केनिची रेस्टोरेंट में आकर अपनी 5 रातों का किराया दे देता है। दूसरी ओर एक महल में केनिची की क्लिप को देखते हुए एक लड़की कहती है, तुम्हें इतनी अच्छी चीज इतने सस्ते में मिल गई। मार्गरेट तुम कल जाना और ऐसी और भी क्लिप्स खरीद कर लाना। लेकिन अगले ही पल में ये मैडम जी डिसाइड करती हैं कि हम ये चीज अपनी कंपनी में बेचेंगे। हमारी मेलो ट्रेडिंग कंपनी का एक उसूल है कि कभी भी एक अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से ना जाने दो। जिसके बाद ये मैडम अपने पिता के पास जाने लगती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि केनिची शाम के वक्त नहा रहा होता है और तभी वो अपनी ऑनलाइन शॉप में देखता है
कि वो वहां से बाथ ड्रम भी खरीद सकता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो ड्रम में पानी भरकर नीचे से उस पर आग लगाकर पानी को गर्म कर सकता है और उसमें नहा सकता है। अब रात के वक्त वो इसी से रिलेटेड काम करने लगता है और सोचता है कि आखिर उसकी ये ऑनलाइन शॉपिंग वाली चीज काम कैसे करती है, क्योंकि उसकी ये जो स्टेटस विंडो है वो उसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। साथ ही केनिची इस विंडो को छू भी सकता है, लेकिन इस विंडो में से आखिर चीजें आती कहां से हैं? कहीं उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा कि उसे अभी चीजें मिलती रहेंगी, बाद में कोई उसकी आत्मा को उससे छीन लेगा, और आखिर वो इस दूसरी दुनिया में आया ही क्यों है? और इसी बारे में सोचते हुए वो बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि भैया किसी सवाल का जवाब तो मिलने वाला नहीं है। और इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक कबूतर जैसे पक्षी को शायद उसके घोंसले में जाते हुए देखते हैं। और तभी एक लड़की एक डंडा लेकर उस कबूतर को उससे मारकर कुचलने लगती है और रात के वक्त वो आग जलाकर उसी कबूतर को खाती है। इस लड़की की हालत बहुत बुरी थी, इसे आज तक कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला। तभी उसे किसी की आवाज आती है, वो घबराकर तुरंत आग को बुझा देती है और जंगल में छुपने के लिए भाग जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से जिरकोनियम और कट ग्लास खरीदकर उनके ऐसे आभूषण बनाकर बेच रहा है, ये सोचते हुए कि भले से ही ये असल हीरे जवाहरात ना हों, लेकिन किसी औरत के मन को तो ये भा ही लेंगे। केनिची हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स लेकर आता है, इसीलिए ये आंटी उससे पूछती हैं कि उसका सप्लायर कौन है। वो कहता है ये तो आंटी जी सीक्रेट है। तभी वहाँ ये मेड आकर कहती है मुझे कुछ क्लॉथ स्पिन्स खरीदने हैं, और केनिची ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे 100 क्लॉथ स्पिन्स खरीदने हैं। लेकिन वो लड़की मजाक नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास पैसे भी होते हैं। जिसके बाद केनिची इन क्लॉथ स्पिन्स को गिनने लगता है। तभी उस मेड की नजर इन आभूषणों पर जाती है, जिसके बाद वो एक नेकलेस को देखती है। केनिची कहता है कि इसकी कीमत 6 छोटे सिल्वर कॉइन है। जिसके बाद वो मेड कहती है मुझे ये खरीदना है, और इसी तरह वो सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार केनिची की दुकान का सामान बिकता रहता है, और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। और तभी उसकी दुकान पर ये बीस्ट फॉक आते हैं। केनिची को लगता है कि ये लोग जो कपड़ा यहाँ से खरीद कर लेकर गए थे उसकी कंप्लेन लेकर आए हैं। लेकिन तभी ये कैट गर्ल मियाले केनिची को स्मेल करके कहती है मैं जानती थी तुम में से मसालों की खुशबू आ रही है। और तभी ये सभी बीस्ट फॉक केनिची से कहते हैं प्लीज हम आपके मसाले खरीदना चाहते हैं। मियाले के जरिए हम जान चुके हैं कि आपके पास मसाले हैं। लेकिन तभी आंटी आकर कहती हैं ये यहाँ पर नया है, और अगर बाकोपा की नजरें इस पर आ गईं, तब इसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। जो बात सुन वो सभी बीस्ट फॉक कहते हैं प्लीज आप कुछ कीजिए ना। वहाँ पर जो लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो भी कह रहे थे अगर ये बाकोपा की नजरों में आ गया तो वो इसकी हालत बहुत बुरी कर देंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद केनिची उन लोगों से कहता है मैं तुम सबको मसाले तो नहीं बेच सकता, लेकिन वो खाना जरूर खिला सकता हूँ जिसमें मसाले डरते हैं। हम टाउन की बाहर वाली नदी के पास खाना खाएंगे, ओके? और ये बात सुन वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और केनिची को उठाकर वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी नदी किनारे होते हैं। केनिची ने खाना बनाने की सारी सामग्री निकाल ली थी। इनके साथ अनामा आंटी भी होती हैं, और यहाँ अनामा आंटी गाजरों को देखकर हैरान हो गई थी कि ये किस तरह की सब्जियां हैं। जिसके बाद ये बीस्ट फॉक नदी में से कुछ मछलियां पकड़ती हैं। फिर आंटी गाजर काटती हैं और मियाले सूप बनाने लगती है, और केनिची मछली को काट के उस पर मसाले छिड़कता है और फिर सभी कटी हुई सब्जियों को तलता है। और यहाँ पर इन सभी को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और फिर खाना बनकर तैयार हो जाता है। और इन लोगों को ये खाना इतना अच्छा लगता है कि ये उसे भुक्कड़ों की तरह खाने लगते हैं। आंटी भी कहती हैं आज से पहले उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। तभी ये बीस्ट फॉक कहते हैं काश इतने अच्छे खाने के साथ हमारे पास शराब भी होती। और अगले ही पल में केनिची शराब ऑर्डर कर लेता है और कहता है आज तुम सभी इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो कभी किसी को मत बताना। जिसके बाद ये सभी शराब पीते हैं। अब यहाँ आंटी कहती हैं इतना अच्छा होना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन तभी मियाले थोड़ी और शराब लेने आती है। उसे शराब देते हुए केनिची अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मियाले बताती है। तभी ये लोग भी अपना नाम बताते हैं। इसका नाम है नियांची, ये बीच वाला नियामेलो, और आखिर का नियाकेरो। मियाले कहती है हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। केनिची कहता है मुझे भी तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद ये तीनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं, और फिर मियाले भी अपने कपड़े उतारकर
पानी में बाकी सबके साथ कूद जाती है। तभी केनिची उन सभी को एक साबुन देता है, जिसके बाद ये लोग साबुन भी लगाते हैं और इन सभी को नहाने में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद केनिची टॉवल से मियाले को पोंछता भी है, जिसके बाद ये सभी थकान के मारे सो जाते हैं। लेकिन मियाले केनिची के ऊपर जाकर सोती है। और दोस्तों, आज रात तारे बहुत प्यारे लग रहे थे। अब अगले दिन एज़ेलिया केनिची से पूछती है कि कल रात वो कहाँ था। केनिची बताता है कि कल रात मैं टाउन के बाहर कुछ बीस्ट फॉक के साथ घूम रहा था। एज़ेलिया कहती है, तुम बीस्ट वुमेन के साथ घूम सकते हो, पर मेरे साथ नहीं, हाँ? जिसके बाद वो केनिची की शर्ट साफ करती है और उसमें से मियाले के रेशे बाहर गिरते हैं और फिर एज़ेलिया यहाँ से चली जाती है। और अब शायद वो केनिची से नाराज हो गई है। अब इसके बाद केनिची अपनी दुकान लगाता है और यहाँ वो मेड आती है अपनी मालकिन के साथ, और ये मोहतरमा काफी खूबसूरत होती हैं। और जब ये दोनों केनिची की दुकान पर आती हैं, केनिची उस मेड को देख पूछता है, क्या तुम सामान लेने के लिए आई हो? जिसके बाद वो मेड केनिची से ये नेकलेस खरीद लेती है। जिसके बाद ये मोहतरमा उस नेकलेस को अच्छे से देखने लगती हैं और फिर वहाँ पर रखे हुए बाकी के आभूषणों को भी देखने लगती हैं। इनमें लगा हुआ पॉलिश्ड कांच बिल्कुल हीरे की तरह लग रहा है। जिसके बाद ये केनिची से कहती हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसा ही और सामान है तब मैं उसे देखना चाहती हूँ। जिसके बाद केनिची अपने आइटम बॉक्स से कुछ और नेकलेसेस बाहर निकालता है। ये मोहतरमा देखकर हैरान हो जाती हैं कि केनिची के पास एक आइटम बॉक्स भी है। और इसके बाद वो उससे कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं प्रिमूला हूँ, मेलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक की बेटी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता से मिलो। तभी आंटी केनिची को बताती हैं कि ये लोग डालिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बॉस मेलो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर इन दोनों के साथ जाने लगता है। और यहाँ मेड मार्गरेट केनिची को एक कपड़ा देती है। वो देखता है कि इसमें क्लॉथ स्पिन्स हैं। प्रिमूला बताती है कि उसने एक क्राफ्टमैन से इन क्लॉथ स्पिन को रिक्रिएट करवाया है, लेकिन वो बीच का मेटल पार्ट नहीं बना पाया और उसने कहा कि इसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जिसके बाद ये सभी प्रिमूला के मेंशन तक पहुंच जाते हैं और ये देख केनिची सोचता है कि नोबल्स की जिंदगी कितनी आलीशान होती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात प्रिमूला के पिता मेलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मेलो से होती है। केनिची उन्हें अपना नाम बताता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ आपकी बेटी के कहने पर आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मेलो केनिची के आभूषणों को देखने लगते हैं और प्रिमूला के जरिए उन्हें यह भी पता चलता है कि केनिची के पास एक आइटम बॉक्स है। और जब वो केनिची से इस बारे में पूछते हैं तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो बस एक छोटा सा आइटम बॉक्स है। लेकिन तभी केनिची को पता चलता है कि मिस्टर मेलो के पास भी एक आइटम बॉक्स है। वो कहते हैं, मैं अपने आइटम बॉक्स के जरिए ही अपनी ट्रेडिंग कंपनी को इतना बड़ा बना पाया हूँ। केनिची कहता है, मैं तो अपने आइटम बॉक्स में फालतू का सामान रखता हूँ। और इसके बाद वो पूछता है, तो आपने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया है? मिस्टर मेलो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मेलो ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक सप्लायर बन जाओ। केनिची कहता है, अगर आप मेरी दुकान के सामान को बेचना ही चाहते हैं तब आप उसे मेरी दुकान से कम दाम पर खरीद कर बाजार में महंगे में बेच सकते हैं। वो कहते हैं, अगर हमने ऐसा किया तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। और इसके अलावा हो सकता है कि हमारे राइवल्स भी तुम्हें कोई बड़ा ऑफर देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश करें, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हमारी मेलो ट्रेडिंग कंपनी के सक्सेस सीक्रेट्स में से एक है कि अपने सामने के प्रॉफिट को देखकर कभी अंधे मत हो जाओ। हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और अगर आप मेरे ऑफर के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको बिक्री का 50% दूंगा। उन्हें लग रहा था कि केनिची इतने में नहीं मानेगा, लेकिन वो हामी भर देता है। जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाकर अपनी डील पक्की कर लेते हैं। जिसके बाद केनिची उन्हें अपने कुछ प्रोडक्ट दिखाता है और ये सब प्रिमूला को तो बहुत अच्छे लगते हैं। पिताजी, क्या मैं इन्हें खरीद सकती हूँ? वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और अब प्रिमूला कहती है, मिस्टर केनिची, मैं आपको इनके बदले में 10 गोल्ड कॉइन दूंगी। केनिची 10 गोल्ड कॉइन को एन में कन्वर्ट करने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके बाद प्रिमूला उन्हें खरीद लेती है और इसी तरह थोड़े ही वक्त में केनिची का जो ऑनलाइन शॉपिंग में बैलेंस है वो 8 डिजिट से ज्यादा का हो गया। इसीलिए केनिची अपने लिए एक घर खरीद लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची टाउन से बाहर जाने लगता है। वो पुल को पार करते हुए जंगल में आ जाता है और इस जंगल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अपनी दुनिया में भी वो ऐसे ही एक जंगल के बीच घर बनाकर वहाँ रहने लगा था और उसे यहाँ जंगल के बीच एक जगह मिल जाती है। और हाँ, वो एज़ेलिया को बता चुका है कि अब वो जंगल में जाकर रहेगा।
एज़ेलिया ने उसे बताया कि वहां पर खतरा हो सकता है। उसका सामना तो केनिची पहले ही कर चुका है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अपना घर शहर की दीवारों से ज्यादा दूर नहीं बनाऊंगा। जो सुन एज़ेलिया कहती है, तुम ना बहुत अजीब हो। जिसके बाद केनिची जंगल में घास काटता है और फिर एक दूसरा काम करने लगता है। काफी देर तक काम करने के बाद वो थोड़ा दूध पीता है। उसने अपने आने जाने के लिए एक रास्ता बना लिया है। जिसके बाद वो एक चेन सॉ से पेड़ काटना शुरू करता है। वो काफी सारे पेड़ काट लेता है, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत ही मोटा पेड़ होता है। वो उसे काटना शुरू करता है, लेकिन इतना काटने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है। जिसके बाद वो कील और हथौड़े से उस पेड़ को इस तरह काटना शुरू करता है और कुछ देर में ही वो पेड़ कट जाता है। यहाँ पर केनिची ने एक पेड़ काट लिया है, लेकिन इसे काटने में ही वो काफी ज्यादा थक चुका है और इसी तरह वो काफी सारे पेड़ों को काट लेता है। अब वो इन कटे हुए पेड़ों को आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए वो एक चेन सॉ से इन्हें काटना शुरू कर देता है। शाम होते होते वो इन बड़े पेड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेता है और फिर उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने आइटम बॉक्स में 10 मीटर से ज्यादा लंबा सामान नहीं रख सकता। अब यहाँ पर उसने काफी सारा काम कर लिया है और शाम भी हो गई है, इसीलिए वो आज इतना ही रहने देता है। अब अगले दिन वो एक फावड़े से इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को खुदेने लगता है और काफी देर होने के बाद भी वो एक ही पेड़ को सिर्फ आधा ही खुदे पाया और इसी में वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। वो गुस्से में आकर अपना शवल फेंक देता है, मैं इतना ज्यादा नहीं खुदे सकता। जिसके बाद वो अजीब सी हरकतें करता हुआ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से एक जाइंट मैका को सम्मन करता है। अरे मेरा मतलब अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से ये मशीन खरीदता है, लेकिन यहाँ पर उसने एक बहुत ही महंगी मशीन खरीद ली है। लेकिन अब क्या ही करें, खरीद ली तो खरीद ली, लेकिन अब उसे वो मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसमें बैठकर उसे चलाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए डीजल कहाँ से लाएगा। और वो अपनी इन्वेंट्री में देखने लगता है, ना ही उसमें डीजल होता है और ना ही केरोसिन, लेकिन उसे लैंप ऑयल दिख जाता है जिसका इस्तेमाल वो केरोसिन की जगह कर सकता है। लेकिन 1 लीटर 1800 रुपए का है। लेकिन क्या करें, महंगा होने के बावजूद भी खरीदना मजबूरी है। वो खरीद लेता है, लेकिन इसके बाद वो इस बारे में भी सोचने लगता है कि कहीं ये ऑयल मशीन में डालने के बाद मशीन काम करना ही बंद ना कर दे। इसी वजह से अब वो एक डीजल जनरेटर मशीन को भी ऑर्डर कर लेता है, लेकिन उसका मैनुअल तो वो पढ़ ही नहीं पाता और फिर वो डीजल जनरेटर में लैंप ऑयल डालने लगता है और उसकी ये मशीन काम कर जाती है। वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो एक ड्रम केबल खरीद कर रात में काम करने के लिए वहां पर 2 बल्ब उजाल लेता है। अब क्योंकि उसने सारा दिन बहुत मेहनत की है, इसीलिए वो नदी में आकर नहाने लगता है। लेकिन भैया उसे मच्छर बहुत काट रहे हैं। एज़ेलिया ने उससे कहा था कि उसे बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीद लेना चाहिए। जिसके बाद वो उसे खरीदने के लिए एक टूल शॉप में आता है। यहाँ पर एक बूढ़ा मेज होता है। केनिची कहता है, मैं भी आपकी तरह एक दुकानदार हूँ, लेकिन मैं बाहर से आया हूँ। वो मेज कहता है, ओह तुम बाहर से आए हो, अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर खरीद सकता हूँ। केनिची कहता है, मैं यहाँ बेचने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन्स, लेकिन एक स्टोन 3 सिल्वर कॉइन्स का है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए केनिची कहता है, क्यों ना हम आइटम्स को एक्सचेंज कर लें, मैं आपको मेरे देश के ये फल दे सकता हूँ। मेज कहता है, मैंने आज से पहले ऐसे फल कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ले लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंटी केनिची को उस बुढ़े के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। डालिया में उसे एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और अगर केनिची उससे दोस्ती कर ले तो ये उसके लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ केनिची एक वांटेड पोस्टर को देख रहा था। इस बंदे का नाम शागा है। ये इस एरिया में मौजूद बैंडिट्स का लीडर है। दूसरी ओर जंगल में हमें एक सौदेबाजी दिखाई जाती है। एक आदमी कुछ पैसे लेकर इस बच्ची को बेच देता है। इस बच्ची को हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था, जिसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और ये बच्ची अपने नए मालिक की घोड़ा गाड़ी में बैठने जाती है। लेकिन वहां पर इसी की तरह काफी सारे गुलाम थे। जिसके बाद ये बच्ची उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। ये घोड़ा गाड़ी आगे चलती है, लेकिन तभी अचानक इन पर हमला हो जाता है। घोड़ा गाड़ी पलट जाती है और इन गुलामों को खरीदने वाले को भी मार दिया जाता है। ये डाकू थे और ये था वही शागा, बैंडिट्स का लीडर। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि केनिची अपनी इस मशीन के जरिए काफी आसानी से उन पेड़ों को उखाड़ पा रहा था और फिर वो उन्हें उखाड़ कर दूर फेंक देता है
अब तो उसे ये काम करने में भी मजा आ रहा है। वो बहुत आसानी से और तेजी से इन सभी पेड़ों को उखाड़ता जा रहा था और बस कुछ ही देर में वो अपना सारा काम कर लेता है और इसके बाद मशीन के ऊपर चढ़ के कहता है, इस नई दुनिया में एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए मैं इस जगह जंगल के बीचों बीच अपना एक लकड़ी का घर बनाऊंगा। लेकिन हाँ यार, ये मशीन खरीदने के बाद मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे, मुझे और सामान बेचना पड़ेगा। एंड गाइस, यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम केनिची को मिस्टर मेलो के साथ बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ केनिची मिस्टर मेलो के लिए कुछ लेकर आया था और ये शुगर थी। यहाँ मिस्टर मेलो बताते हैं कि शक्कर और नमक ये काफी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन राज्य में इनको लेकर काफी सारे कानून बनाए गए हैं, इसलिए हम ये आपसे नहीं खरीद सकते। जो बात सुन केनिची निराश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खाने पीने के मसालों को बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जिसके बाद केनिची उन्हें ये वाले आभूषण दिखाता है क्योंकि ये आभूषण नोबल्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और फिर इन्हें बेचकर केनिची का काफी ज्यादा मुनाफा होता है। जिसके बाद हम केनिची को फिर से जंगल के बीच में देखते हैं और यहाँ पर केनिची ने सभी बड़े पेड़ों को काट दिया है और अब केनिची के पास काफी सारे पैसे भी हो गए हैं क्योंकि वो मेलो ट्रेडिंग कंपनी के साथ आइटम्स की ट्रेडिंग कर रहा है। और फिर केनिची अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए अपने लिए एक घर का ऑर्डर दे देता है अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर करता है उसके सामने अचानक ही आसमान में से लकड़ियां गिरने लगती हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसे ये घर खुद बनाना पड़ेगा। अब भाई केनिची के सामने इतनी सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी जिनको जोड़कर घर तो आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी थी। जिसके बाद केनिची इस घर के डिजाइन को पढ़ता है जो कि काफी मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, अब तो उसे ये घर बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही फिर धीरे धीरे केनिची काम करना शुरू करता है। लेकिन तभी यहाँ से ये बीस्ट फॉग गुजरते हैं जिनको केनिची ने खाना खिलाया था, इसीलिए वो भी यहाँ केनिची की मदद करने के लिए रुक जाते हैं। ऐसे ही दिन में कुछ देर काम करने के बाद केनिची अपनी दुकान संभालता है और फिर ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि घर लगभग पूरा बनकर तैयार होने ही वाला है, लेकिन सब कुछ करने में भाई केनिची को 1 महीना लग गया। लेकिन हाँ, अब उसका घर बनकर तैयार है और फिर केनिची बीस्ट फॉग के साथ रात में घर के पूरा बनने का जश्न मनाता है। जिसके बाद आज रात केनिची अपने घर के बिस्तर पर ही सोता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और अभी भी घर का काफी अंदरूनी काम बचा हुआ है। जिसके बाद अपने घर के चारों ओर ये बगीचा टाइप बनाने में और बाकी की चीजें पूरी करने में केनिची को फिर से 1 महीना लग गया और बिजली के लिए उसने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा लिए हैं और घर के बगल में ही उसने नहाने के लिए अपना ड्रम बाथ भी बना लिया है, जिसमें नहाते वक्त वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन इस बड़े से ड्रम को भरने के लिए केनिची कई बार गैसोलीन टैंक्स में नदी से पानी भर कर लाया है और आज केनिची इस दुनिया में आने के बाद पहली बार सही से नहा रहा है और अब से केनिची की असली जिंदगी शुरू होगी जहां वो अपनी जिंदगी मजे से जिएगा। जिसके बाद वो अगले दिन एज़ेलिया को आकर बताता है कि उसने जंगल के बीचों बीच अपने लिए एक घर बना लिया है और तुमने अब तक यहाँ पर मेरा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद केनिची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केनिची को जाते हुए देख एज़ेलिया खुश नहीं होती। फिर अगले दिन एक नई सुबह के साथ केनिची उठता है और फिर अपना मुंह धोकर अपनी साइकिल लेकर इस दूसरी दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैप्चर करने के लिए वो निकल पड़ता है। लेकिन ऐसे ही जब वो साइकिल से जा रहा था तभी उसकी साइकिल के सामने एक तीर आकर लगता है, जिस वजह से केनिची साइकिल से नीचे गिर जाता है और तभी उसके सामने कुछ और तीर आकर लगते हैं, इसलिए केनिची एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि केनिची पर हमला करने वाले कुछ बीस्ट फॉग होते हैं और इन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही कि इनके जंगल में कोई इंसान रहने के लिए आ गया है, इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि ये केनिची को मार देंगे। अब ये बात सुनकर केनिची अपने लिए एक गुलेल खरीदता है और फिर उस गुलेल की मदद से इन बीस्ट फॉग की ओर वो कुछ पटाखे फेंक देता है, जिन पटाखों को जलता हुआ देख ये बीस्ट फॉग घबरा जाते हैं और तभी केनिची अपनी इस मशीन को सम्मन करता है और फिर उसमें बैठकर वो इन बीस्ट फॉग की ओर आगे बढ़ने लगता है और यही देख वो बीस्ट फॉग केनिची से घबराकर भाग जाते हैं। अब केनिची इससे पहले कि कुछ समझ पाता उसे कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि उन बीस्ट फॉग के तीरों से यहाँ एक लेपर्ड घायल हो गया है, लेकिन करीब से आने पर वो देखता है कि ये तो एक बड़ी सी बिल्ली है, जंगली बिल्ली, और केनिची को अपने पास देख वो उस पर गुर्राने लगती है, लेकिन घायल होने की वजह से वो वहीं गिर पड़ती है। जिसके बाद केनिची खुद को पूरी तरह से तैयार करके उसके अंदर से वो तीर निकालता है और फिर उसके बाद उसके जख्म को सैलाइन सॉल्यूशन से साफ करता है।
फिर वो एक इंजेक्शन के जरिए उसके मुंह में दवाई डालता है और फिर उसके घाव पर भी एंटीबायोटिक लगाता है। लेकिन अब केनिची इसे बीच जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई दूसरा जंगली जानवर ऐसी जख्मी हालत में इस पर हमला कर सकता है, जिसके बाद केनिची उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन हाँ दोस्तों, केनिची लिविंग क्रिएचर्स को अपने आइटम बॉक्स में नहीं रख सकता, जिसके बाद वो अपने घर पर लाकर इसे यहाँ लेटा देता है। लेकिन देखकर लग नहीं रहा था कि इसकी हालत में कोई ज्यादा सुधार है। सो अब केनिची अगले दिन फिर से इस मेज के पास आता है। केनिची की बातें सुन ताऊ उसे बताते हैं कि वो जंगली बिल्ली एक बॉब कैट है और तुमने उसे ढूंढकर बहुत अच्छा किया, उसकी खाल बहुत महंगी बिकती है। ताऊ की ये बात सुन केनिची तुरंत वहाँ से निकल अपनी दुकान पर आ जाता है और फिर वो ये सब आंटी को बता ही रहा था कि तभी पीछे से म्याले आ जाती है और वो केनिची को बताती है कि उसकी प्रजाति में बॉब कैट को भगवान का मैसेंजर कहा जाता है। जिसके बाद वो उस बॉब कैट को देखने के लिए तेजी से केनिची को लेकर उसके घर जाती है और फिर इसकी हालत देख वो कहती है ये जरूर से उन डॉगमैन का काम है। और अब ये होश में आ चुकी है और जब केनिची इसके घाव पर दवा लगाता है तब ये उसे चाटने लगती है। इसीलिए केनिची को उसके गले में ये ऐसा कॉलर लगाना पड़ता है। जिसके बाद मियाले इस बॉब कैट को गले लगाकर कहती है केनिची तुमने इसकी जान बचाई, तुम कितने अच्छे इंसान हो। इसीलिए अब मियाले जंगल में जाकर कुछ पक्षियों का शिकार करती है और फिर शाम के वक्त ये उन पक्षियों का बारबेक्यू खाते हैं, जिसे ऑफ कोर्स केनिची बनाता है और इसका स्वाद मियाले को हद से ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद मियाले कहती है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगी, क्योंकि मियाले को इस बॉब कैट की काफी चिंता हो रही थी। सो केनिची कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक बेड है। मियाले कहती है तो कोई बात नहीं, हम एक साथ सो जाएंगे। जिसके बाद सच में ये दोनों एक साथ सोते हैं। गाइस इन द कमेंट बॉक्स #sadlife। अब फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। केनिची फिर से अपने दिन के सारे काम करने लगता है और ये बॉब कैट भी बहुत तेजी से ठीक हो रही है। जिसके बाद केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ खाद और कुछ पौधे खरीदता है। लेकिन इसके बाद खाना खाते हुए वो सोचने लगता है कि हर बार पानी लेने के लिए उसे नदी पर जाना पड़ता है, तो अब पानी की व्यवस्था के लिए वो क्या करे? क्या मुझे कोई हैंडपंप लगा लेना चाहिए? अब फिर रात के वक्त जब केनिची सो रहा था तभी शायद केनिची को कोई सपना आता है जिसमें वो किसी लड़की की गोद में सो रहा था। अगेन #sadlife। लेकिन फिर सुबह होते ही जो ये बॉब कैट है वो केनिची के ऊपर कूदकर उसे जगा देती है। केनिची देखता है कि अब ये बॉब कैट बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसीलिए वो इसके गले में से ये कॉलर निकाल देता है। जिसके बाद ये बॉब कैट इशारे के जरिए बताती है कि इसे बाहर जाना है। जिसके बाद केनिची उसे लेकर बाहर आता है और फिर उसे जाते हुए देख कहता है अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, ओके। जिसके कुछ दिन बाद तक केनिची अपनी दुकान बंद ही रखता है, क्योंकि यहाँ वो अपने लिए कुआं खोद रहा है और हाँ वो जल्द ही यहाँ पर एक हैंडपंप लगा लेता है। पानी की दिक्कत हुई सॉल्व। जिसके बाद वो आसानी से अपना बाथ ड्रम भी भर लेता है। लेकिन तभी उसके पास मिस प्रिमूला आती हैं और वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि उसे केनिची की चिंता हो रही थी, क्योंकि केनिची ने काफी दिनों से अपनी दुकान नहीं खोली और केनिची का पता मियाले ने प्रिमूला को बताया है। और यहाँ पर प्रिमूला केनिची के घर को देख काफी हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट रखे हुए थे। और प्रिमूला के पूछने पर केनिची उसे बताता है कि वो बड़ी सी लोहे की मशीन उसकी वफादार फैमिलियर है। जो बात सुन प्रिमूला कहती है क्या फैमिलियर? इसका मतलब आप मैजिक का यूज कर सकते हैं? केनिची कहता है ये बात सबसे सीक्रेट ही रखना। लेकिन तभी केनिची को याद आता है कि इतनी शाम हो गई है, अब तक तो शहर में जाने का वो बड़ा दरवाजा बंद हो गया होगा। आज रात प्रिमूला भी केनिची के घर पर रुकने वाली है। और जब केनिची बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही बिस्तर है, तब प्रिमूला कहती है कि चलेगा। और तभी प्रिमूला की नजर केनिची के ड्रम बाथ सेट पर जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये एक बाथ टब है, वो बहुत ज्यादा हैरान और खुश दोनों होती है। अगले सीन में हम प्रिमूला को उसे ड्रम बाथ में नहाते हुए देखते हैं, पर क्योंकि ये बाथ टब खुले में था इसीलिए प्रिमूला को डर भी लग रहा था। इसीलिए वो केनिची को वहीं थोड़ी दूरी पर बैठा लेती है और यहाँ केनिची उससे पूछता भी है पानी का टेम्परेचर ठीक है ना? वो कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है। जिसके बाद केनिची कहता है तुम यहाँ नहा लो, मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन वो घबरा कर कहती है नहीं आप यहीं रुकिए। जो बात सुन केनिची कहता है अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो कभी और नहा लेती। लेकिन वो कहती है हमारी मेरू ट्रेडिंग कंपनी के कुछ उसूलों में से एक है कि कभी भी एक अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, क्योंकि हो सकता है कि फिर वो अपॉर्चुनिटी कभी वापस ना आए। जो सुन केनिची कहता है अच्छा, और मान लो कि अगर मैं कोई बुरा आदमी निकला तो? वो कहती है आप बीस्ट फॉक के साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो, मैं मान ही नहीं सकती कि आप बुरे दिल के हो।
जिसके बाद केनिची प्रिमूला को अरे ये बाथरोब देता है जिसे नहाने के बाद पहनते हैं। इसे देख प्रिमूला कहती है अगर हम इसे सेल करेंगे तो कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आएगा। केनिची कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें थोड़े बहुत दे दूंगा। जिसके बाद सोने के लिए केनिची प्रिमूला को नाइटी देता है और यहाँ वो प्रिमूला की ड्राइंग बना रहा है और यहाँ ये कहती है आपके पास ये इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप इन्हें बेचोगे ना तो आप सिर्फ डहलिया ही नहीं बल्कि पूरे किंगडम ऑफ कैदन के बेस्ट मर्चेंट बन जाओगे। लेकिन केनिची अपने लिए इतनी सारी अटेंशन नहीं चाहता, उसे नॉर्मल सी जिंदगी जीना पसंद है और वो इस वक्त जितने पैसे कमा रहा है वो उतने में ही खुश है। जो जान प्रिमूला कहती है तो मैं मेलो ट्रेडिंग कंपनी की ओर से आपसे वादा करती हूँ कि आप जो आइटम्स हमें प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें फॉरेन आइटम्स के रूप में ही बेचेंगे, कभी आपका नाम सामने नहीं आने देंगे। केनिची कहता है हाँ शुक्रिया और यहाँ पर उसने प्रिमूला की एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना ली है, जो देख प्रिमूला बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिमूला के सोने के लिए केनिची ने एक और बिस्तर खरीद लिया है और दोस्तों यहाँ पर प्रिमूला केनिची से बातें करना चाहती थी, लेकिन केनिची तो सोने का नाटक करने लगा, बेचारी प्रिमूला। दूसरी ओर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर डाकू ही डाकू थे और ये वही डाकू हैं जिन्होंने एक मर्चेंट से उसके गुलामों को चुरा लिया था और यहाँ उन बैंडिट्स का लीडर उन लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है जिसको उसने उस मर्चेंट से चुराया था। तभी इस छोटी सी बच्ची को धक्का देते हुए यहाँ पर एक आदमी आकर अपने बॉस के सामने एक थैली रख देता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोस्तों उसे एक काम मिला है, लेकिन वो क्या काम है ये बाद में पता चलेगा। दूसरी ओर केनिची प्रिमूला के साथ सिटी में आ जाता है और यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब वो प्रिमूला के पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि सारी रात प्रिमूला उसके घर पर रही। लेकिन मिस्टर मेलो का बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन होता है, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वहीं मिस्टर मेलो ये भी कहते हैं पता नहीं मेरी बेटी किसके ऊपर गई है। वो कहती है आपके ऊपर पिताजी। जिसके बाद मिस्टर मेलो इन कपड़ों पर नजर डालते हैं जैसे बाथरोब या नाइटी और वो देखते हैं कि ये कपड़े तो बहुत ही अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं। जिसके बाद केनिची इन्हें लड़कियों की ये सेक्सी कपड़े दिखाता है। ऐसे कपड़े लड़कियां अपने बाबू के सामने पहनती हैं ताकि वो उनके दीवाने हो जाएं। लेकिन तभी केनिची को समझ आता है कि उसने मिस्टर मेलो के सामने कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी, इसीलिए वो तुरंत उस ड्रेस को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। तभी वहाँ पर मार्गरेट काफी सारी बुक्स लेकर आती है, ये खातों की बुक्स हैं और यहाँ पर मिस्टर मेलो को इन सभी लेजर्स को यानी कि खातों को फिर से लिखना है। पर यहाँ मिस्टर मेलो बताते हैं कि हमारे बगल के एम्पायर ने एक डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम का सिस्टम इजाद कर लिया है। जो बात सुन केनिची हैरान हो जाता है। मिस्टर मेलो उसे ये भी बताते हैं कि उस एम्पायर में एक शख्स आया है जिसके इन्वेंशन से वो साम्राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। जिसके बाद प्रिमूला अपने पिता को ड्रम बाथटब के बारे में बताती है। मिस्टर मेलो कहते हैं मैं भी उसे देखना चाहूंगा। केनिची कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर आने पर सबसे पहले मिस्टर मेलो केनिची को अपना नया प्रोडक्ट दिखाते हैं जो कि पानी निकालने का पंप होता है, जिसे देख केनिची हैरान हो जाता है। मिस्टर मेलो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट भी उसी एम्पायर से आया है। यही जान केनिची मन में कहता है ये चीजें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती, शायद से मेरी ही दुनिया से कोई और शख्स भी इस दुनिया में आया है। और यहाँ प्रिमूला इस पंप में से पानी निकाल कर देखती है और अब ये पिक्चर पंप पाने के बाद लगता है इनका इंटरेस्ट केनिची के बाद ड्रम में इतना नहीं रहा, जिस बात से फ्रस्ट्रेट होकर केनिची इन्हें एक साइकिल का डिजाइन दिखाता है और वो इन्हें इसका नाम ड्रेसाइन बताता है। इस डिजाइन को देख पहले तो ये बाप बेटी बहुत हंसते हैं और यहाँ इनकी नजरों में केनिची बस एक जोकर बनकर रह जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके बाद से प्रिमूला अक्सर केनिची के घर आने लगी और वो उसके घर कभी कभार रातों में रुकती भी। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिमूला काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जा रही है, जिस बात से वो थोड़ी तो उदास भी थी। लेकिन इसके बाद वो केनिची से उसकी वही सेक्सी ड्रेस निकालने को कहती है। केनिची कहता है ओह तो तुम किसी को पसंद करती हो और उसके सामने ये पहनना चाहती हो। कौन है वो? प्रिमूला कहती है शर्माकर कि वो यही है मेरे सामने। जो बात सुन केनिची कहता है प्रिमूला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, अगर सही उम्र में मेरी शादी हो जाती तब तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी होती। सो प्रिमूला खड़ी होकर कहती है नहीं मिस्टर केनिची, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। केनिची दूसरी ओर मुंह करके कहता है तुम्हारे पिता इस बारे में क्या कहेंगे? वो कहती है मेरे पिता इसके खिलाफ नहीं है। केनिची कहता है देखो प्रिमूला, मैं इस वक्त तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जो सुन प्रिमूला कहती है ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे साथ सो भी नहीं सकते? जिसके बाद ये दोनों एक साथ सोते हैं।
लेकिन हाँ कुछ करते नहीं है। फिर अगला दिन होते ही प्रिमूला अपने काम के सिलसिले में यहाँ से चली जाती है। केनिची उसे अलविदा भी करता है, जिसके बाद वो अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास ये महाशय आते हैं और तुम्हें याद होगा कि इन्हीं महाशय ने केनिची के पास से एक तलवार खरीदी थी और ये महाशय है नॉर्सपॉल द नाइट। और ये यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि इसने अफवाहें सुनी हैं कि जंगल के बीचों बीच कोई अजीब सा आदमी रहने लगा है, पर असल में ये तो केनिची है। लेकिन यहाँ ये पूछता है कि ये चीज क्या है, ये सोलर पैनल। केनिची कहता है कि ये मैजिक रिलेटेड बात है तो मैं आपको बता नहीं सकता, प्लीज आप इस बात को सीक्रेट रखिएगा। नॉर्सपॉल कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉर्सपॉल केनिची से चाकू बनाने की स्टील खरीद लेता है। अब यहाँ चाहिए तो उसे एक लंबी तलवार थी, लेकिन केनिची उन्हें अपने पास नहीं रखता। इसीलिए केनिची ने नॉर्सपॉल को ये स्टील दे दी है, जिसकी मदद से वो किसी भी ब्लैक स्मिथ से अपने लिए एक अच्छी तलवार बनवा सकता है। वैसे इसके बाद नॉर्सपॉल केनिची को एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। मैंने सुना है कि एम्पायर में कोई ऐसा मेज आया है जिसके पास ऐसी अनोखी ताकत है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना। उसके पास एक मशीन है जिसके अंदर से ये पीले रंग का कोई सॉस निकलता है, उसका कुछ मायो ऐसा नाम था। केनिची कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मियोनीज। नॉर्सपॉल उसे ये भी बताता है अफवाहों के मुताबिक उसने एक ड्रैगन को भी हरा दिया है। केनिची को समझ नहीं आता कि उसने मियोनीज की मदद से ड्रैगन को कैसे हरा दिया। साथ ही उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है कि उसकी दुनिया से एम्पायर में कोई तो रीइंकार्नेट हुआ है। पर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब ऐसे ही 1 महीना गुजर चुका है और अब प्रिमूला कभी भी आती होगी। लेकिन तभी अचानक बाजार में अचानक ही हड़बड़ मचने लगती है और तभी मार्गरेट केनिची के पास आती है, जिसके बाद केनिची एक भीड़ में आता है और यहाँ वो देखता है कि प्रिमूला के पिता मिस्टर मेलो कुछ एडवेंचरर्स से गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहे हैं कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। लेकिन वो एडवेंचरर उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए वो गिड़गिड़ाते हुए वहाँ भीड़ में मौजूद सबसे कहने लगते हैं प्लीज कोई मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि जिसने प्रिमूला को किडनैप किया है वो है शागा, जिसकी गैंग में 50 बैंडिट्स हैं। साथ ही प्रिमूला जो भी मर्चेंडाइज का सामान लेकर आ रही थी वो भी शागा ने हड़प लिया है, जो कि मेलो ट्रेडिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा घाटा है। दूसरी ओर हम प्रिमूला को देखते हैं जिसे एक काली अंधेरी जगह पर रखा गया है और उसके पास शागा आकर कहता है तुम तो बड़ी ही खूबसूरत हो, लगता है मुझे तुम्हारे साथ थोड़े मजे ले लेने चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे काम है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मेलो केनिची से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रिमूला को बचाने के लिए कह रहे थे। यहाँ केनिची के जहन में प्रिमूला आती है। केनिची को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अपना फैसला बड़े सोच समझ कर करना होगा, वरना वो भी कोई बड़े खतरे में फंस सकता है। लेकिन वो प्रिमूला को याद करता है और फिर मिस्टर मेलो से कहता है मैं आपकी बेटी को बचाऊंगा, बस मुझे मेरी सारी तैयारियां करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। मिस्टर मेलो तुरंत पैसों से भरा एक थैला केनिची को दे देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि शागा का अड्डा डहलिया सिटी से 40 किलोमीटर वेस्ट की ओर है। वो किसी पुराने से कैसल जैसे खंडर में रहता है। अब इतना लंबा सफर तय करने के लिए केनिची को कोई गाड़ी चाहिए होगी, इसीलिए वो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है मैं यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा सम्मान करने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए। मिस्टर मेलो को केनिची की बातें समझ नहीं आती, लेकिन इसके बाद केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से यहाँ पर एक ट्रक खरीद लेता है। लो भाई आ गया एक बड़ा सा ट्रक। अब इसके बाद केनिची वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है क्या यहाँ मौजूद आप में से कोई इस लड़ाई में मेरा साथ देगा, मैं आप सभी को हथियार भी दूंगा, साथ ही शाखा के ऊपर काफी बड़ा इनाम है, आपको काफी पैसे भी मिल सकते हैं। आखिर आप लोग कब तक कायरों की तरह इन डाकुओं से छुपते रहेंगे, हिम्मत दिखाइए, क्या यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरा साथ दे सके। लेकिन दोस्तों सच में यहाँ किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन तभी वहाँ आती है ये बॉबकैट, ये वही है जिसकी केनिची ने जान बचाई थी और ये केनिची के पास आ जाती है उसका साथ देने के लिए। तभी वहाँ मियाले और ये बाकी के बीस्ट फॉक आ जाते हैं केनिची का साथ देने के लिए। जिसके बाद केनिची मियाले को ये धनुष देता है जिससे वो आसानी से काफी दूर तक निशाना लगा सकती है। और वहीं निया मेलो, निया कैरो और नियांजी को भी फाइट करने के लिए केनिची वेपन देता है और केनिची ने उन्हें बताया है कि ये मैजिक शॉट्स हैं। लेकिन हाँ हम जानते हैं कि ये साफ साफ सफेद झूठ है। तभी वहाँ पर नॉर्सपॉल द नाइट भी आ जाता है केनिची का साथ देने के लिए और यहाँ पर वो अपना फुल आर्मर पहनकर आया है। साथ ही केनिची ने उसे जो स्टील दिया था उसकी मदद से उसने अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया तलवार बनवा ली है और इसका नाम वो बुल्फ फैंग रखता है और इससे वो शागा के साथ लड़ने के लिए बहुत ही बेताब होता है।
और तभी भैया वहाँ पर ताऊ भी आ जाते हैं। केनिची उनसे कहता है कि आप जैसे बूढ़े ताऊ को इस लड़ाई झगड़े में नहीं आना चाहिए। ताऊ कहते हैं क्या बे पागल हो गया है, मैं एक एडवेंचरर हुआ करता था। और वो यहाँ अपने जादू का थोड़ा सा नमूना भी दिखाते हैं, क्योंकि ताऊ एक बहुत ही होनहार मेज है। लेकिन दोस्तों अब आती हैं सबसे ज्यादा काम की आंटी। तुम लोग मुझे पीछे छूट कर नहीं जा सकती। और भले से ही आंटी लड़ ना सके, लेकिन वो इनके लिए खाना तो बना ही सकती हैं, साथ ही वो लड़ाई की जगह पर नहीं जाएंगी। अब इतने लोग लड़ने के लिए इस ट्रक पर आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही केनिची कहता है कि क्या हमारे साथ कोई और आना चाहेगा, वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। तभी मिस्टर मेलो कहते हैं मिस्टर केनिची मैं भी आपके साथ चलता हूँ। केनिची कहता है आप हमारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब प्रीमूला घर पर वापस आएगी तब उसका वेलकम करने के लिए कोई तो घर पर होना चाहिए ना। आपकी बेटी को बचाने का काम हमारा है। और ये बात सुन मिस्टर मेलो रोने ही लगते हैं। जिसके बाद केनिची गिल्ड में आकर इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बैंडिट्स बॉस शागा को हराएगा। जो बात सुन रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद केनिची गिल्ड से जाने लगता है और फिर वो सभी लोगों को लेकर ट्रक में बैठाकर निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग केनिची और उसके साथियों को पागल समझ रहे थे। लेकिन यहाँ मिस्टर मेलो और उनके शुभचिंतक केनिची और बाकी सबके वापस आने के इंतजार में लग जाते हैं। और आखिर में हमें केनिची की आवाज आती है। हो सकता है कि मैंने ये जिम्मेदारी लेकर कोई बेवकूफी कर दी हो, लेकिन जिंदगी में कई बार एक मर्द को तब भी लड़ना चाहिए जब उसे ये बात पता हो कि वो हार जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रीमूला को कैद में रखा गया है। तभी उस सेल में खाना लेकर यही छोटी बच्ची आती है। लेकिन यहाँ प्रीमूला उस बच्ची की हालत देख उससे कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम्हें ये खाना खा लो। जिसके बाद वो बच्ची वही खाना खाने लगती है। और यहाँ प्रीमूला कहती है तुम्हें भी यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है ना, पर तुम चिंता मत करो, जल्द ही हमारी मदद आती होगी। वो बच्ची कहती है क्या भगवान हमारी मदद करने आ रहे हैं? प्रीमूला कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। दूसरी ओर केनिची और बाकी सब तेजी से उस ट्रक के जरिए शागा के अड्डे की ओर जा रहे थे। फिर शाम हो जाती है, इसीलिए ये लोग यहाँ एक कैंप लगाते हैं और खाना खाने के लिए रुकते हैं। थोड़ी ही देर में केनिची खाना बनाकर तैयार कर देता है और तुरंत ही खाना लेने के लिए ये बीस्ट फॉक आ जाते हैं। वहीं पर केनिची बॉब कैट को एनिमल फूड खिला रहा था, पर क्योंकि ये एनिमल फूड होता है इसीलिए ये बीस्ट फॉक यानी कि कैटमैन भी ये एनिमल फूड खाने लगते हैं। लेकिन ताऊ का मन भी ये खाना खाने को करता है और ये एनिमल फूड उन्हें अच्छा लगता है। जिसके बाद अब वहीं बैठकर केनिची इन सभी को स्ट्रेटेजी समझाता है। तभी आंटी कहती हैं कि वो यहीं रुकेंगी, क्योंकि लड़ने में वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाले तेजी से दौड़कर शागा के अड्डे की ओर जा रही थी और यहाँ केनिची उससे वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक ही केनिची की आवाज सुन वो घबरा जाती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। केनिची उसे समझाता है कि ये एक मैजिक आइटम है जिसके जरिए आप किसी दूसरे शख्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि मियाले को शागा का अड्डा दिखाई देने लगता है। वहीं ताऊ केनिची से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे मैजिक आइटम कहाँ से आए। केनिची कहता है प्लीज ताऊ इग्नोर इट, और फिर वो ट्रक में बैठ जाता है शागा के अड्डे की ओर जाने के लिए। और दोस्तों अगर ये लोग एक दिन के अंदर वापस नहीं आते तब आंटी सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड में जाएंगी और इन बैंडिट्स को हराने का क्वेस्ट गिल्ड में रजिस्टर करेंगी। जिसके बाद आंटी इन सभी को अलविदा कह देती हैं। अब रात के वक्त मियाले वॉकी टॉकी के जरिए केनिची को इस जगह के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर शराब के नशे में हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अब ये सभी वहाँ जाएंगे। तभी एक बीस्ट फॉक केनिची को कुछ देते हुए कहता है आज से पहले तुमने किसी को मारा नहीं है ना? जिसके बाद वो इस अखरोट जैसी चीज को केनिची को खाने को कहता है। केनिची को इसका स्वाद बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन अगले ही पल में उसे बड़ा अजीब लगने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई अजीब सा ड्रग है और वो अचानक ही बहुत ज्यादा हंसने लगता है और इसी तरह वो बौखला जाता है और बहुत तेजी से ट्रक चलाने लगता है। भैया अब ट्रक चल नहीं रहा, अब तो उड़ रहा है ट्रक। दूसरी ओर शागा के अड्डे पर यहाँ मौजूद सभी डाकू शराब पी रहे थे और जो डाकू बंदियों पर नजर रख रहे थे वो भी शराब के नशे में थे। प्रीमूला के अलावा भी यहाँ कई सारी लड़कियां बंदी बनी हुई थी। लेकिन तभी अचानक एक गार्ड को जंगल में से रोशनी दिखाई देती है और ये केनिची के ट्रक की ही रोशनी थी। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ करते मियाले इनमें तीर मार के इन्हें खत्म कर देती है, क्योंकि केनिची ने उससे कहा था कि वो सबसे पहले सामने के गार्ड्स को खत्म कर दे। जिसके बाद मियाले वापस ट्रक पर आ जाती है और अब इनके सामने एक पुराना सा दरवाजा होता है जिसे तोड़ने का काम ताऊ खुद पर लेते हैं। जिसके बाद ताऊ ट्रक पर आकर मंत्र उच्चारण करते हुए एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करते हैं और इस हमले से हम देखते हैं कि वो दरवाजा चकनाचूर हो जाता है और ये धमाका बहुत बड़ा था।
जिसकी गूंज बाकी सारे बैंडिट्स के साथ शागा भी सुन लेता है। अब आगे जाने के लिए ट्रक को रास्ता मिल चुका है। केनिची का यही प्लान था कि जब वो डाकू नशे में होंगे तभी उन पर हमला करने का सबसे सही वक्त रहेगा, क्योंकि शराब पीते वक्त वो अपना आर्मर भी नहीं पहने होंगे। तभी केनिची ट्रक के जरिए उसके असल में आ जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ताऊ अब मैजिक का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस एक्सप्लोजन मैजिक का यूज किया उसी में उनका सारा माना खर्च हो गया। लेकिन तभी बीस्ट फॉक नीचे आकर इन बैंडिट्स को मारना शुरू कर देते हैं, और जो भी इन बीस्ट फॉक पर पीछे से हमला करता है मियाले उसे अपने तीर से मार देती है। लेकिन तभी अचानक बैंडिट्स भी अपने अपने हथियार लेकर लड़ने आने लगते हैं। इसीलिए अब नॉर्स पॉल बाहर निकलता है अपनी बुल्फ फैंग के साथ, और वो उसके सामने आने वाले बैंडिट्स को आसानी से काटता जा रहा था। लेकिन तभी एक बैंडिट केनिची पर पीछे से हमला करने आता है, जो देख बॉबकैट उस बैंडिट के ऊपर कूद पड़ती है और अगले ही पल में मियाले उसे अपने तीर से मार देती है। लेकिन अगले ही पल में इनकी ओर वहां मौजूद सभी बैंडिट्स एक साथ हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं, जो देख ये सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी केनिची अपने पास से सम्मन करता है अपनी ये बैकोई, जो देख सभी बैंडिट्स के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद केनिची उसमें बैठकर बहुत तेज लाइट जला लेता है ताकि सामने किसी को कुछ दिखाई ही ना दे, और इसके बाद वो उसी मशीन से इन बैंडिट्स पर हमला करना शुरू कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये बीस्ट फॉक भी उनके आसपास मौजूद बैंडिट्स को खत्म करने लगते हैं। मियाले भी लगातार सभी पर तीरों से वार कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक मोटा सा बैंडिट नॉर्स पॉल पर अपने हथियार से हमला करता है। उसके हमले से बचकर नॉर्स पॉल अगले ही पल में अपनी तलवार से उसके वेपन को तोड़ देता है, और फिर अगले ही पल में उस बैंडिट को भी खत्म कर देता है। दूसरी ओर केनिची की मशीन से डरकर जो बैंडिट्स थे वो भी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन केनिची भी उन्हें उठा उठाकर फेंक रहा था। जिसके बाद केनिची तेजी से जाकर सामने की एक दीवार को तोड़ देता है। और दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर वो लड़कियां कैद थी। अब केनिची की मशीन में लगी लाइट की वजह से केनिची का चेहरा सही से दिखाई नहीं देता, और यहीं पर कैद वो बच्ची केनिची को देखकर उसे भगवान समझ लेती है। लेकिन केनिची देखता है कि यहाँ पर प्रिमूला नहीं होती, क्योंकि दोस्तों शागा ने प्रिमूला को अलग से बंदी बनाया हुआ है। लेकिन प्रिमूला यहाँ देखती है कि ये मुझे बचाने के लिए आया। तभी केनिची कहता है, हे कायर, हिम्मत है तो एक लड़की का सहारा लेना बंद कर। लेकिन शागा कहता है, हिम्मत तो मुझ में बहुत है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम सभी अपने सभी हथियारों को नीचे डाल दो, वरना ये लड़की, समझ रहे हो ना। और अगले ही पल में जो शागा होता है वो प्रिमूला के कपड़े फाड़ने लगता है और उसे चाटते हुए कहता है, कितनी बुरी बात है कि मैं अब तक तुम्हारे साथ बिल्कुल मजे नहीं कर पाया। लेकिन तभी केनिची धीरे से मियाले से कुछ कहता है। वो एक लेजर के जरिए पल भर के लिए शागा को अंधा कर देगा, और मियाले को उसी मौके का फायदा उठाना होगा। और तभी अगले ही पल में वो लेजर शागा की आंख में पड़ती है। शागा को पल भर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। वो प्रिमूला को छोड़ देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर मियाले शागा के ऊपर वार करती है, जो शागा के कंधे में जाकर लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिमूला केनिची की ओर भागती है, जो देख शागा अब प्रिमूला पर अपनी तलवार से पीछे से वार करने ही वाला था कि तभी अचानक ना जाने क्या होता है, कोई अजीब सी ताकत उसे दूर फेंक देती है, जिससे शागा वहां नीचे जाकर गिरता है। और अब वो सीधा मियाले के निशाने पर था, जिसके बाद मियाले अपने तीर से शागा को खत्म कर देती है। वही प्रिमूला केनिची के पास जाकर उसके गले लग जाती है। और दोस्तों, क्योंकि केनिची ने वो ड्रग खाया है जिस वजह से वो अपने ऊपर से काबू खो रहा है, उसका मन इस वक्त प्रिमूला को यहीं पटक कर, तुम समझ रहे हो ना। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बंदी बनाई हुई काफी दूसरी लड़कियां भी होती हैं। जिसके बाद मियांजी दौड़ते हुए आंटी के पास जाता है उन्हें बताने के लिए कि इनका प्लान कामयाब रहा। जिसके बाद केनिची अपनी मशीन को गायब कर देता है, और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी उन सभी के कपड़े फटे हुए थे, इसीलिए केनिची उनके लिए कपड़े खरीदता है। लेकिन इस वक्त प्रिमूला और बाकी की लड़कियां नहा रही हैं। लेकिन तभी केनिची इस छोटी बच्ची को देख प्रिमूला से कहता है कि इसे भी नहला देना प्लीज। साथ ही वो प्रिमूला को कैंची भी देता है, जिससे वो इस बच्ची के बालों को सही से काट देगी। लेकिन इसे देख प्रिमूला केनिची की पीठ से चिपक कर कहती है कि क्या हम इसे भी अपनी कंपनी में बेच सकते हैं, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। लेकिन इस तरह चिपकने की वजह से उसका टॉवल खुल जाता है। सो एक औरत कहती है, यह अच्छी बात नहीं है कि तुम बिना कपड़ों के किसी आदमी से इस तरह चिपको। जो बात सुन प्रिमूला तुरंत वहां से शर्मा कर चली जाती है। जिसके बाद केनिची इस छोटी बच्ची के लिए एक प्यारी सी ड्रेस खरीदता है और कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये बच्ची अपना नाम एनी मोने बताती है, हम इसे प्यार से एनी कहेंगे। केनिची भी इस बच्ची को अपना नाम बताता है
और दोस्तों मैं बता दूं कि अब ये बच्ची भी केनिची की जिंदगी में आ चुकी है। जिसके बाद एनी इन्हें एक लेटर देती है जो शागा के पास आया था। दोस्तों प्रिमूला को किडनैप करने के लिए किसी नोबल ने शागा को ऑर्डर दिया था। जिसके बाद इन सभी को सुरक्षित देखकर आंटी भी इमोशनल हो जाती हैं और एनी को देख वो कहती हैं, इन डाकुओं ने इतनी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अगर मेरी बेटी जिंदा होती तब वो इसी की उम्र की होती। दोस्तों आंटी की बेटी किसी बीमारी की वजह से मर गई और क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी इसीलिए आज रात ये लोग इसी बैंडिट्स के कैसल में रुकते हैं। सभी औरतों को सोने के लिए केनिची उन्हें बिस्तर देता है। साथ ही केनिची के साथ ये छोटी बच्ची और प्रिमूला सोते हैं। और इसी एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें केनिची का ट्रक दिखाया जाता है जिसमें हम प्रिमूला को सोते हुए देखते हैं। और यहाँ पर केनिची प्रिमूला को वापस शहर लेकर आ रहा था जहाँ ये सब प्रिमूला का इंतजार कर रहे हैं। तभी केनिची का ट्रक वहाँ आता है और उसमें से प्रिमूला बाहर निकलती है। अपनी बेटी को देख मिस्टर मेलो उसे जाकर गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। भगवान का शुक्र है जो तुम बिल्कुल ठीक हो। और इसके बाद वो प्रिमूला के कपड़े देख कहते हैं, तुम्हारे ये कपड़े तो बहुत ही मुलायम हैं। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल होंगे क्योंकि ये मिस्टर केनिची के दिए हुए हैं। और फिर ये बाप बेटी दोनों कहते हैं, इन्हें तो बेचा जा सकता है। क्या यार, ये दोनों हमेशा बिजनेस की बातें करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद मिस्टर मेलो केनिची का हाथ पकड़ उसको शुक्रिया कहते हैं प्रिमूला की जान बचाने के लिए। और दोस्तों वैसे इस वक्त केनिची के आइटम बॉक्स में शागा और बाकी के डाकुओं के सिर हैं। फिर हमें पता चलता है कि जब इन लोगों ने शागा और बाकी के बैंडिट्स को हरा दिया था, फिर केनिची को पता चलता है कि उसे इन बैंडिट्स के सिरों को अपने पास रखना होगा सबूत के तौर पर कि उसने इन बैंडिट्स को मारा है। साथ ही ये लोग उन बैंडिट्स की बॉडी को आग में जलाते जा रहे थे। और ये सब देखकर कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, केनिची को चक्कर आने लगते हैं। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि उसे अपने आइटम बॉक्स में ये सब क्या रखना पड़ रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन बैंडिट्स के हाइड आउट से इन्हें लगभग 100 गोल्ड कॉइन्स और बाकी का बहुत सारा सामान मिला। और ये सारा सामान केनिची को अपने आइटम बॉक्स में रखना पड़ता है। जिसके बाद वो इन लड़कियों से कहता है कि अगर तुम लोग अपने अपने घर वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन दोस्तों इन सभी लड़कियों के परिवार वाले मर चुके हैं। सो फिर केनिची कहता है, अगर तुम सब चाहो डहलिया राज्य की ओर चल सकती हो, वहाँ पर तुम सभी को काम मिल जाएंगे। काम ढूंढवाने में मेलो ट्रेडिंग कंपनी भी इनकी मदद करेगी। जिसके बाद केनिची इस छोटी बच्ची से पूछता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है। ये बताती है उरूप। और दोस्तों ये गांव बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 800 किलोमीटर दूर। और अब ये वापस वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि इस बच्ची को बेच दिया गया था ताकि इसके गांव में खाना खाने वालों की संख्या कम हो सके। जो जान केनिची कहता है, तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ डाहलिया लेकर चलता हूँ, ओके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग डाहलिया राज्य की ओर जाने लगते हैं। और जो लड़कियां जहाँ रुकना चाहती हैं, केनिची उन्हें वहाँ छोड़कर उन्हें सोने का एक सिक्का और थैली में कुछ सामान देता है जिससे वो कुछ वक्त के लिए अपना गुजारा कर पाएं। और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त ये एक जगह पर कैंप लगाते हैं। और यहाँ पर आंटी केनिची की बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रही थी कि केनिची जैसे मर्द को लड़कियों से कोई आकर्षण नहीं होता, वो बस अपने उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। फिर अगले दिन केनिची एक लड़की को उसके माता पिता तक पहुंचा देता है। लेकिन फिर डहलिया राज्य के एडवेंचरस गिल्ड में हम रिसेप्शनिस्ट को बहुत चक्का देखते हैं क्योंकि उसने बैंडिट्स लीडर शागा का सिर देख लिया है। जिसके बाद एक लड़का आकर बात करता है, सर आपके पास कितने सिर हैं? केनिची कहता है 52। जो बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी रिसेप्शनिस्ट अब इन सिरों को ही इंस्पेक्ट करने के लिए लग जाते हैं। और तभी ताऊ कहते हैं, सच में केनिची तुम्हारी जादुई ताकत कमाल की है। अगर नोबल्स को इस बारे में पता चल गया तब वो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। केनिची कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे संभल कर काम करना होगा। तभी नॉर्सपॉल आकर केनिची को बताता है कि वो लोकल लॉर्ड काउंट एस्क्लेपियस से मिलने जा रहा है ताकि वो उन्हें उस लेटर की जानकारी दे सके जो इन्हें शागा के पास मिला था। जिसके बाद दोस्तों सभी सिरों की जांच होते हुए शाम हो जाती है और इन डाकुओं को मारने पर इन्हें 861 गोल्ड कॉइन्स का इनाम मिलता है। पर तभी आंटी यहाँ कहती हैं कि वो इसमें से एक पैसा नहीं लेंगी क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पर मिस्टर केनिची, क्या आप मुझे एनी की देखभाल करने की इजाजत दे सकते हैं? मैं इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगी। केनिची कहता है, हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद केनिची गिल्ड से बाहर निकलता है और यहाँ हम देखते हैं कि चारों ओर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि चारों ओर आतंक फैलाने वाला शागा मारा जा चुका है। और दोस्तों आंटी ने इस इनाम में उनका हिस्सा नहीं दिया, इसीलिए ये इनाम 7 लोगों में बराबर बराबर बट गया।
यानी हर किसी को 130 कॉइन्स। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब आंटी एनी के लिए खाना लेकर आती हैं, तब एनी वहाँ नहीं थी। दूसरी ओर हम केनिची को देखते हैं जो कि इस बॉबकैट को खाना खिला रहा था। जिसके बाद केनिची एक रेस्टोरेंट में आता है और दोस्तों ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ एज़ेलिया काम करती है और वो केनिची को देख बहुत ज्यादा खुश होती है और केनिची के पास सीधा आकर पूछती है, मैंने सुना कि तुमने बहुत सारे बैंडिट्स को हराया है। केनिची कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और दोस्तों केनिची ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की नजरें ये बात सुन उसी पर आ गई थी। जिसके बाद एज़ेलिया कहती है, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना, तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। केनिची मन में कहता है, ये पक्का मुझसे पैसे निकलवाना चाहती है। अगर इसे पता चल गया कि मुझे रिवॉर्ड में गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं, तब ये यहीं खड़े खड़े मेरी बीवी बन जाएगी। और अब केनिची कहता है, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था तुमसे, वैसे मुझे एक कमरा चाहिए। एज़ेलिया रोते हुए कहती है, तुम जो कमरा छोड़कर गए थे वो अभी भी खाली पड़ा है और मिस्टर केनिची आपने बस मेरा इस्तेमाल किया। और फिर केनिची कहता है, मैं शायद ज्यादा वक्त तक नोबल्स की नजरों से बचकर नहीं रह पाऊंगा। दूसरी ओर इस बॉबकैट के सामने कोई शख्स आता है। जब केनिची अपने कमरे में सो रहा था तभी कोई उसके बिस्तर में आ जाता है। ये एज़ेलिया होती है। उसे देख केनिची कहता है, एज़ेलिया देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन इसके बाद वो केनिची के कपड़े उतारने लगती है और बस अब प्रोग्राम शुरू होने वाला था। ये पारिवारिक कहानी 18+ जाने वाली थी। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि इन्हें कोई देख रहा है। ये थी एनी, उसके साथ बॉबकैट भी आ चुकी थी। फिर ये दोनों केनिची के साथ उसी के कमरे में सो जाते हैं। एज़ेलिया तो यहाँ से जा चुकी है। फिर केनिची एनी को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर आंटी दुकान लगाती हैं। लेकिन आज वहाँ आंटी नहीं थी। उसने बीस्ट फॉक्स से भी पूछा पर इन्हें भी पता नहीं था कि आंटी कहाँ गई। जिसके बाद केनिची हथियारों की दुकान में आता है, उन हथियारों को बेचने के लिए जो उसे बैंडिट्स के पास से मिले थे, और ये 32 गोल्ड कॉइन में बिक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाका के पास से मिले बाकी के कीमती सामान को मेलो कंपनी खरीद लेती है, जिससे केनिची को मिलते हैं 35 गोल्ड कॉइन्स। जिसके बाद वो फर्नीचर वगैरह को इन दद्दू को बेच देता है, जिससे उसे 22 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। और इसी तरह केनिची के पास हो जाते हैं बहुत सारे पैसे। वैसे इन पैसों के 7 हिस्से हुए हैं और केनिची अब खाना खाते हुए यही देख रहा था कि उसके पास कितने पैसे हैं। अब इसके बाद वो अपने घर की ओर आता है एनी और बॉबकैट के साथ। जंगल के बीचों बीच इतने अच्छे और प्यारे घर को देख एनी बहुत हैरान होती है। और तभी घर के अंदर से आंटी निकलती हैं और वो एनी को देख उसे जाकर सीने से लगा लेती हैं। उन्हें एनी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो सीधा केनिची के पास आई। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि एनी केनिची के साथ यहीं रहना चाहती है। अब आंटी और केनिची दोनों ही एनी को समझाते हैं कि आंटी उसका बहुत ख्याल रखेंगी, पर एनी अपने जवाब से तस से मस नहीं होती। वो रहेगी तो सिर्फ केनिची के साथ, इसीलिए अब कोई भी उसे फोर्स नहीं करता। आंटी कहती हैं, तुम जब भी मेरे पास आना चाहो आ सकती हो। अब शाम हो चुकी है और वक्त आता है आंटी को अलविदा कहने का। आंटी घोड़ा गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। फिर केनिची एनी को घर ले जाते हुए उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। वो कहती है, क्योंकि आप मुझे तब तक खाना खिलाते हो जब तक कि मेरा पेट नहीं भरता। जो बात सुन केनिची अब इन दोनों के लिए डिनर तैयार कर लेता है। एनी इस खाने को खाती है और ये उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर नहाने की बारी आने पर एनी जिद करने लगती है कि वो नहाएगी तो सिर्फ केनिची के साथ। अब इस जिद की वजह से केनिची को उसके साथ ही नहाना पड़ता है। जिसके बाद वो जिद करती है कि उसे केनिची के साथ ही सोना है, सो केनिची को उसे अपने साथ ही सुलाना पड़ता है। दोस्तों एनी बहुत छोटी है और इस उम्र में बच्चे जिद करते ही हैं। पर इसी रात के वक्त हम देखते हैं कि केनिची की घर की ओर काफी सारे लोग आए हैं। अब अगले दिन सुबह केनिची एक बहुत भयानक सपना देख कर उठता है अपनी पुरानी जिंदगी का, कि किस तरह लोग पहले उसका इस्तेमाल किया करते थे सिर्फ काम के लिए। फिर ऐसे ही आधा महीना गुजर जाता है। शाका को हराने का टाइटल नॉर्थ पोल को मिलता है और उसे एक छोटे टाउन का बारॉन बना दिया जाता है। जिसके बाद जब केनिची एनी के साथ टाउन घूम रहा था तभी उनके बगल से एक ड्रेसाइन गुजरती है। अरे भाई, साइकिल का वही नाम जो इस दुनिया के लोगों को केनिची ने बताया है। हमें पता चलता है कि पहले तो उसके डिजाइन पर सब लोग बहुत हंसे, पर केनिची के उन्हें सही से समझाने पर उन्हें समझ में आया कि ड्रेसाइन यानी कि बाइसिकल कितनी काम की हो सकती है। फिर ये बाप बेटी यहाँ माफी भी मांगते हैं क्योंकि पहले केनिची के डिजाइन पर ये दोनों बहुत हंसे और फिर केनिची ऐसे ही एनी के साथ आगे बढ़ने लगता है। पर दोस्तों कुछ लोग केनिची का पीछा कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि केनिची गिल्ड में आकर सभी के बीच इनाम में मिले हुए पैसे
बराबर बांट देता है। और हम देखते हैं कि केनिची ने जो पैसे मिस्टर मेलो से उधार लिए थे वो उन्हें भी चुका देता है और फिर वो कुछ पैसे उन औरतों को दे देता है जिनको उसने डाकुओं से बचाया था। और फिर वो आखिर में आंटी को एक सोने का सिक्का देता है उनकी मदद के लिए और आंटी इसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। साथ ही दोस्तों आंटी एनी को खाने के लिए एक फल भी देती हैं। पर तभी अचानक केनिची को कुछ अजीब महसूस होता है। वो यहाँ नोटिस कर लेता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो तुरंत एनी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने से भी वही दो शख्स आने लगते हैं। इसीलिए अब केनिची एनी को लेकर एक पतली गली से निकलने लगता है, पर वो लोग भी उसका वहां पीछा करने लगते हैं। केनिची भागते वक्त रास्ते में रखे हुए डिब्बों को गिराता जा रहा था, लेकिन सामने रास्ते की ओर जाते वक्त इनके सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है और अब ये लोग यहाँ पर घिर चुके हैं। ये लोग कहते हैं हमारे एम्प्लॉयर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी चुपचाप इस घोड़ा गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। लेकिन अगले ही पल में केनिची कुछ पटाखे खरीद कर उन्हें यहीं फोड़ देता है और इन पटाखों के फटने की वजह से ये लोग डर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर केनिची और एनी घोड़ा गाड़ी के नीचे से निकल आते हैं, जिसके बाद केनिची इनके सामने इस तरीके से तीरों को तान देता है। पर क्योंकि अब वहाँ चारों ओर बहुत लोग आ चुके थे, इसीलिए वो लोग अब यहाँ से भाग जाते हैं और अगले ही पल में एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर केनिची के पास मिस्टर मेलो आते हैं। फिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर केनिची मिस्टर मेलो को सब कुछ बताता है। ये सब जानकर मिस्टर मेलो कहते हैं मेरे ख्याल से आपको लोकल लॉर्ड के पास जाना चाहिए। पर केनिची कहता है कि अगर उन्होंने मुझसे टैक्स मांगा तब मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए केनिची वहाँ नहीं जाता। फिर मिस्टर मेलो इन दोनों को एक जगह छोड़ देते हैं। अब फिर रात के वक्त अपने पिता से ये जानकर कि वो केनिची से मिले, प्रिमूला कहती है मैं भी उनसे मिलना चाहती थी। दोस्तों ड्रेसाइन के इन्वेंशन के लिए जो लॉर्ड हैं उन्होंने मेलो ट्रेडिंग कंपनी की बहुत तारीफ की है और ड्रेसाइन के इन्वेंशन की वजह से इन्हें एक नया फैमिली नेम भी मिल गया है। जैसे अब प्रिमूला का नाम प्रिमूला ने ड्रेसाइन है और अब प्रिमूला के पिता कहते हैं कि मिस्टर केनिची का हम पर एक बहुत बड़ा एहसान हो गया है और अब ये कर्ज हमें चुकाना होगा। अगले सीन में हम प्रिमूला को उसके कमरे में देखते हैं और यहाँ हमें वो बताती है कि पहली बार मिलने पर उसे केनिची सिर्फ एक मामूली सा मिडिल एज मैन लगा, लेकिन जैसे जैसे वो उसके बारे में जानती गई उसकी हर एक बात प्रिमूला को इम्प्रेस करती गई और अब तो उसके परिवार को रॉयल कैपिटल की ओर से एक फैमिली नेम भी मिल गया है। साथ ही प्रिमूला ने केनिची को लुभाने की बहुत कोशिश की, पर शायद वो कभी उसकी खूबसूरती से आकर्षित ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे बचाने के लिए आया और इसीलिए अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं इस आदमी से प्यार करती हूँ और इसीलिए अब मैं हमेशा उसे फॉलो करूंगी। फिर दोस्तों एक नई सुबह के साथ प्रिमूला सीधा केनिची के घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ती है, अपने दिल में बहुत सारी उम्मीदें लिए कि वो केनिची के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन उस जगह पर पहुंचते ही हम देखते हैं कि प्रिमूला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों वहां पर ना ही केनिची का घर था, ना ही उसकी फसलें और ना ही उसके वहां होने का कोई नामो निशान। दोस्तों हम देखते हैं कि केनिची बॉबकैट और एनी के साथ एक मोटर बाइक लेकर वहां से निकल चुका है। रास्ते से गुजरते हुए उसकी मुलाकात मिस्टर फुयो से होती है। अरे वही शख्स जो हमें पहले एपिसोड में मिला था। फिर अगले सीन में फुयो ये बात जानकर बहुत खुश होता है कि केनिची एक मर्चेंट बन चुका है और इसके बाद वो उससे पूछता भी है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि केनिची ने अपनी सारी फसलें और अपना घर अपने आइटम बॉक्स में डाल दिया है और दोस्तों अब केनिची ये जगह छोड़कर जा रहा है उन लोगों से बचने के लिए जो उसका पीछा कर रहे हैं। और यहाँ एनी भी उसके साथ जाने को राजी है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ ये बॉबकैट भी आ जाती है। केनिची उससे कहता है ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात है, अलविदा मेरे दोस्त। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि वो बॉबकैट केनिची के पीछे आ रही थी। केनिची उससे कहता है हे क्या तुम अपना घर छोड़कर हमारे पीछे आओगी। वो इनके साथ आने के लिए राजी थी और अब प्रेजेंट में केनिची फुयो से कहता है ये बच्ची और वो बॉबकैट ये मेरा परिवार है और इस वक्त हम एक सफर पर निकले हुए हैं। जो बात सुन ये बॉबकैट और एनी खुश हो जाती हैं। केनिची से अलविदा कहते हुए फुयो कहता है मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी यात्रा शुभ मंगल हो। जिसके बाद ये तीनों एक नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों तुम्हें क्या लगता है अब क्या प्रिमूला केनिची से कभी मिल पाएगी? ये तो आगे पता ही चलेगा। वैसे ये एपिसोड खत्म हो गया। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम केनिची को मछली पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद केनिची इन्हीं मछलियों से खाना बनाता है।
पहले वो उन्हें काट कर मिक्सी में पीसता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग डहलिया से 100 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं, यानी कि अगला टाउन एस्ट्रेंटिया बस 5-6 किलोमीटर ही दूर है। खाना बनने के बाद ये सभी खाना खाते हैं। एनी केनिची के खाने की बहुत तारीफ करती है और दोस्तों एनी 12 साल की है, लेकिन उसे देखकर नहीं लगता। जिसके बाद केनिची एक ड्रोन आसमान में उड़ाकर उससे आसपास के इलाके का जायजा लेता है, जहां सामने केनिची को एक लेक दिखाई देती है। केनिची कहता है चलो पहले हम इस झील किनारे चलते हैं। जिसके बाद वो अपनी मोटर बाइक से झील किनारे आ जाता है और फिर यहीं एक जगह रुककर खूबसूरत नजारे का मजा लेने लगता है। वहीं एनी बॉबकैट के साथ खेलने लगती है। जिसके बाद दोस्तों हम इस आसपास के इलाके का ये खूबसूरत नजारा देखते हैं। केनिची कहता है ये जगह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम यहीं रहने लगे। एनी कहती है हाँ। जिसके बाद केनिची एक जगह से पेड़ों को साफ करके वहां सम्मन करता है अपने घर को, और अपने घर को देख एनी और बॉबकैट बहुत खुश होती हैं। अगले सीन में सब कुछ जमाने के बाद हम देखते हैं कि केनिची बॉबकैट के नाम रखने लगता है, लेकिन इन दोनों को कोई नाम पसंद आ ही नहीं रहा था। सो केनिची कहता है बेल नाम कैसा रहेगा, ये नाम इन दोनों को अच्छा लगता है। फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि केनिची एनी को पढ़ना लिखना सिखा रहा है, लेकिन एनी को भी मेरी तरह मैथ सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। पढ़ना चाहते हुए भी उसे मैथ सीखनी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची देख रहा होता है कि क्या डीजल के बदले में उसे ये मशीनें चलाने के लिए कोई और चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि केरोसिन काफी महंगा आता है। जिसके बाद केनिची कुछ किताबें खरीद लेता है कि वो सरल और आसान तरीके से डीजल कैसे बना सकता है। बिस्तर पर लेटकर केनिची बुक पढ़ने लगता है, पर तभी एनी उसके पास आकर कहती है कि वो भी उसके साथ पढ़ना चाहती है, पर क्योंकि ये किताबें जैपनीज लैंग्वेज में लिखी हुई थी, सो अब इन किताबों को पढ़ने के लिए एनी बड़े ध्यान से जैपनीज ही सीखने लगती है। फिर अगले दिन केनिची अपना सोलर पैनल भी लगा लेता है, पर तभी अचानक उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वो अपना हथियार लेकर हमला करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन झाड़ियों में से एक जाना पहचाना सा शख्स केनिची की नजरों में आता है। ये मियाले होती है, जो केनिची के ऊपर ही कूद पड़ती है और फिर वो उससे कहती है तुम कितने बेकार हो, मुझे अकेला छोड़कर ही आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाले बड़ी मुश्किल से केनिची के सेंट को सूंघते हुए उसके पीछे आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाले से मिलकर एनी बहुत खुश होती है, और दोस्तों हमें पता चलता है कि अब मियाले इनके साथ यहीं रहने वाली है। खाना खाते हुए केनिची पूछता है कि डेलिया में सब कुछ सही चल रहा है ना। मियाले बताती है कि नॉर्थ पोल ने प्रिमुला को प्रपोज कर दिया और अब उनकी शादी होने वाली है। केनिची कहता है काश मैं भी उनकी शादी में जा पाता। जिसके बाद वो एनी के साथ नहाता है, एंड या मियाले भी वहीं नहा रही थी। जिसके बाद गर्म हवा देकर केनिची इन दोनों को सुखाता है। जिसके बाद एनी मियाले को वो किताब दिखाती है जो वो इस वक्त पढ़ रही है। तभी केनिची को याद आता है कि इस दुनिया में किताबों की कीमत बहुत ज्यादा है, तो शायद वो पिक्चर्स बुक को बेच सके जिनमें फेरी टेल्स की कहानियां हो सकती हैं। जिसके बाद केनिची मियाले से पूछता है कि क्या इस दुनिया में फेरी टेल्स हैं। जिसके बाद मियाले केनिची को इन कहानियों के बारे में बताने लगती है। ये कहानी एक एल्फ की है जो जंगलों में रहा करती थी, पर फिर उसकी मुलाकात एक इंसानी राजकुमार से हुई और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन उनका ये प्यार ना ही इंसानों और ना ही एल्फ्स को गवारा ना था, और इसी झगड़े में वो एल्फ बहुत घायल हो गई। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए एक फेरी आई और उसने उन्हें बचा लिया। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची अब इसी कहानी के आधार पर चित्र बनाने लगता है, इंक और एक मशीन के जरिए, और उसके चित्र देख ये दोनों उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये पिक्चर बुक्स बनकर तैयार हो जाती हैं। केनिची इन दोनों को एक एक बुक दे देता है, जिसे पाकर ये दोनों बहुत खुश होती हैं, और फिर ये दोनों उन बुक्स को पढ़ने लगती हैं। और ये देख केनिची खुश होता है, पर तभी केनिची की नजर एक नाव पर जाती है जिससे दो लोग यहीं आ रहे थे। उन्हें देख केनिची कहता है हमारी ओर कुछ लोग आ रहे हैं, तुम दोनों घर में चली जाओ। जिसके बाद मियाले एनी को लेकर घर में चली जाती है, और तभी केनिची उनकी ओर आकर अपना हथियार निकाल लेता है। तभी ये आदमी कहता है हम पर हमला मत करना, हम इस झील के दूसरी ओर मौजूद संटंका नामक गांव में रहते हैं। केनिची कहता है हाँ तो आपको हमसे क्या काम है, क्या कोई ऐसा नियम है जो कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। यह आदमी कहता है हाँ, हमारे गांव के इतने करीब अगर किसी डाकू ने अपना गिरोह बसा लिया तब यह हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम देखने आए हैं कि यहाँ पर कौन है। केनिची कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और पहले मैं जिस जगह रहता था
वहाँ कुछ दिक्कत आ गई थी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। लेकिन तभी केनिची के पास बॉबकैट बेल आती है, जिसे देख इस इंसान के साथ मौजूद ये बीस्ट फॉक हैरान हो जाता है और कहता है बॉबकैट कभी भी किसी इंसान के इतने करीब नहीं आती, ये जरूर बहुत अच्छे दिल का इंसान है। इन दोनों को केनिची पर यकीन हो जाता है। ये दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। कैटमैन का नाम नियानियास और इस इंसान का नाम क्रोटॉन होता है। जिसके बाद केनिची अपना नाम बताकर क्रोटॉन से हाथ मिलाता है। जिसके बाद ये दोनों केनिची के घर के पास आते हैं और घर में मियाले और एनी को देख नियानियास कहता है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। जो जान क्रोटॉन कहता है मुझे माफ करना, हमने आपको परेशान किया, पर मैं एस्ट्रेंटिया में गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। जिसके बाद क्रोटॉन केनिची के इन मांगा बुक्स को देखने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्रोटॉन ने कुछ पिक्चर्स बुक्स खरीद ली हैं अपनी बेटी के लिए, जो कि एनी की उम्र की ही है। अब जिसके बाद हम घर पर एनी को पिक्चर बुक पढ़ते हुए देखते हैं और दूसरी ओर जंगल में शायद केनिची हर्ब्स इकट्ठा कर रहा था। तभी मियाले उससे आकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तब वो उसे बताता है कि वो मेडिकल हर्ब्स इकट्ठा कर रहा है। लेकिन तभी मियाले केनिची से चिपक कर कहती है इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। जिसके बाद वो केनिची के साथ वहीं पर प्रोग्राम करने लगती है। लो भाई, हो गया 18+, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केनिची खुद साइंटिस्ट बनकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाने के बाद वो सीधा दौड़कर जाकर पानी में कूद पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि केनिची बायोडीजल बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद केनिची अलग अलग बनाए हुए पदार्थ को इस मशीन में डालता है, चेक करने के लिए कि उसका बनाया हुआ बायोडीजल काम कर रहा है कि नहीं। और हाँ, ये काम कर जाता है। इस बात से केनिची तो खुश होता है, लेकिन कई दिनों से उसने एनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए एनी का मूड सही नहीं होता। इसीलिए केनिची उसे मनाने के लिए आता है। हे एनी, पता है मैं जल्द ही एंट्रांसिया जाने वाला हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी? एनी के हाँ कहने से पहले ही मियाले आकर हाँ कह देती है। अब अगले सीन में हम इन सभी को एस्ट्रेंटिया की ओर जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि मियाले पहले भी कई बार एस्ट्रेंटिया जा चुकी है। जिसके बाद ये सभी 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके एस्ट्रेंटिया राज्य में पहुंच जाते हैं। लेकिन राज्य के अंदर जाने से पहले ही केनिची अपनी मोटर बाइक को रख देता है। फिर ये तीनों पैदल ही राज्य के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये तीनों आते हैं एस्ट्रेंटिया के एडवेंचरर्स गिल्ड में। अंदर आते ही सबसे पहले इन्हें मिलती हैं मिस रिसेप्शनिस्ट, जिनके इतने ज्यादा बड़े थे कि कुछ पलों के लिए केनिची भी उनमें खो गया। जिसके कुछ देर बाद वो कहता है वो मैं यहाँ आपका मेरा मतलब मैं एस्ट्रेंटिया में रजिस्टर करना चाहता हूँ। और ऐसा करने के लिए केनिची अपना डेहलिया राज्य में बना हुआ एडवेंचरर्स गिल्ड का आइडेंटिटी कार्ड मिस रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। उन मैडम के यहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि एनी केनिची को गुस्से में घूरने लगती है। पर अगले ही पल में मैडम आकर हैरान होकर केनिची से पूछती हैं क्या तुम वही केनिची हो जिसने डेहलिया राज्य में शाका को हराया था? केनिची कहता है कि प्लीज आप इस खबर को अपने तक ही रखिए। पर तभी एनी कहती है केनिची एक भगवान है। जिसके बाद एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए केनिची को 3 सिल्वर कॉइन देने पड़ते हैं, एक रजिस्टर के लिए 1 सिल्वर कॉइन। जिसके बाद ये लोग एस्ट्रेंटिया के बाजार में आकर खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं और फिर वहीं एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी केनिची इन्हें एक नमक का डिब्बा भी देता है। ये सभी अपने सूप में नमक डाल लेते हैं, जिससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी केनिची 2 अजीब से लोगों को नोटिस करता है जो शायद किसी को ढूंढ रहे थे। तभी केनिची की नजर सामने एक आदमी पर जाती है और दोस्तों ये क्रोटॉन था अपनी बेटी के साथ। पर इसके बाद केनिची बाजार में घूमते हुए एंजॉय करने लगता है। तभी उसकी नजर स्नोफ्लेक टूल शॉप नाम की एक दुकान पर जाती है। वो इस दुकान में आता है जहाँ दुकान की मालकिन एक बूढ़ी आंटी थी, हम इसे प्यार से बुड्ढी कहेंगे। अब दुकान में आकर केनिची चारों ओर देखने लगता है। तभी केनिची की नजर एक आइटम पर जाती है। वो पूछता है बुड्ढी, मेरा मतलब सुंदरी, इस टूल का क्या काम है? जिसके बाद हम देखते हैं कि बुड्ढी इस टूल में पानी डालती है, फिर थोड़ी शराब, और दोस्तों इसमें 2 मुख होते हैं, उनमें से पानी अलग हो जाता है और शराब अलग। जो देख केनिची कहता है तो क्या ये एक ऐसा टूल है जिसमें 2 अलग अलग चीजों को डालने पर वो चीजें अलग अलग होकर बाहर निकलती हैं? बुड्ढी कहती है तुम तो काफी होशियार हो। तभी केनिची को आइडिया आता है कि वो इसके जरिए बिना किसी केमिकल के बायोडीजल बना सकता है। जिसके बाद केनिची से खरीदने के लिए इसकी कीमत पूछता है। बुड्ढी कहती है 5 गोल्ड कॉइन। केनिची तुरंत ही गोल्ड कॉइन्स टेबल पर रख देता है। तभी एनी एक बुक लेकर आती है जो कि असल में एक ग्रिमोर थी। केनिची ग्रिमोर नाम सुन बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या ग्रिमोर की मदद से आप मैजिक का यूज कर सकते हैं? बुड्ढी बताती है अगर किसी शख्स के अंदर जरा भी मैजिकल पावर नहीं है
तब वो ग्रिमोर के साथ भी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों केनिची का दिल अब मैजिक सीखने पर आ गया है। अरे भाई, दूसरी दुनिया में आए और मैजिक भी ना सीखा। जिसके बाद वो बुढ़ी से इसकी कीमत पूछता है, जिसकी कीमत होती है 10 गोल्ड कॉइन। बुढ़ी सामान बेच बहुत खुश होती है, लेकिन इसके बाद वो ग्रिमोर को लेकर कहती है, ग्रिमोर्स बेचने से पहले हमें इन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, तो आप इसे 1 हफ्ते बाद लेने आ सकते हैं। जिसके बाद ये सभी दुकान के बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी चलते हुए केनिची के सामने अचानक ही एक बीस्ट फॉक आ जाता है। केनिची देखता है कि ये तो नियान्यास है, लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही पल में नियान्यास यहाँ से भाग जाता है और यही देख केनिची को कुछ सही नहीं लगता। तभी गुजरते हुए केनिची की नजर एक गली में मौजूद इन 2 गुंडों पर जाती है, जिसके कुछ देर बाद इन तीनों को इस गली में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दोस्तों, एक छोटी सी गली में इन गुंडे चपाटियों ने मिस्टर क्रोटॉन और उनकी बेटी को घेर लिया है। तभी एनी केनिची से कहती है, क्या तुम इनकी मदद के लिए नहीं जाओगे? केनिची कहता है, हाँ बिल्कुल जाऊंगा। फिर वो उनकी ओर जाने लगता है। दूसरी ओर वो गुंडे क्रोटॉन से कहते हैं, तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ एस्ट्रेंटिया आ गए, क्या तुम हमें इतना कमजोर समझते हो? जिसके बाद ये गुंडे क्रोटॉन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक मास्क पहनकर केनिची आ जाता है और वो कहता है, इस तरह लोगों को डराना, मारना, पीटना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची इनकी ओर कुछ पटाखे फेंक देता है और ये पटाखे अब उन गुंडों के ऊपर घल जाते हैं, जिससे वो गुंडे घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन भैया, अब तो ये दोनों भी केनिची से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन बाद में केनिची इन्हें अपना चेहरा दिखा देता है और तभी यहाँ नियान्यास आकर कहता है, मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से हम उनके जाल में फंस गए। अब अगले सीन में क्रोटॉन इनकी जान बचाने के लिए केनिची को शुक्रिया कहता है। केनिची कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो गुंडे कौन थे? क्रोटॉन बताता है कि वो द स्पाइस सिंडिकेट ज़ूटेरा के गुंडे थे। जो सुन केनिची मन में कहता है, यहाँ पर ज़ूटेरा और टहलिया में बाकूबा। दोस्तों, जब मिस्टर क्रोटॉन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे तब उन्होंने इन गुंडों को अरेस्ट किया था और तभी से ये गुंडे उनसे बदला लेना चाहते थे। जिसके बाद क्रोटॉन अपनी बेटी को बताते हैं कि ये वही अंकल हैं जिनसे मैंने उन पिक्चर बुक्स को खरीदा था। जिसके बाद ये लड़की केनिची को उन पिक्चर बुक्स के लिए शुक्रिया कहती है। सो एनी कहती है, मैंने भी उन पिक्चर बुक्स को बनवाने में मदद की थी। जो बात जान ये लड़की कहती है, मैं भी उन पिक्चर बुक्स को बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, इस बच्ची का नाम मैरी है। एनी के मनाने पर केनिची इसके लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद मैरी और एनी एक दूसरे से हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेती हैं। जिसके बाद घर पर आकर जैसे ही एनी को इनकी ओर नाव आते हुए दिखती है, वो दौड़कर उस नाव की ओर जाने लगती है, जहाँ मैरी अपने मम्मी पापा के साथ आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेती हैं। जिसके बाद ये सभी एक साथ खाना बनाते हैं और खाते भी हैं और इन सभी को ये खाना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद मैरी वेल के साथ भी खेलती है और शाम होते होते ये वापस चले जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद केनिची भी अपनी मोटर बाइक से इनके गांव में आता है। केनिची इस गांव को देखता है जो कि काफी खूबसूरत था। ऐसे ही ये वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा होता है। पिक्चर बुक्स बनवाने में मैरी भी केनिची की मदद करती है। अब ऐसे ही सब कुछ चलता जा रहा था। तभी एक दिन क्रोटॉन एक थैली भर पैसे लेकर केनिची के पास हांफते हुए आता है और कहता है, प्लीज केनिची, मेरी मदद करो। मैरी को बहुत तेज बुखार आ गया है और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही। तुम चाहे मेरे सारे पैसे ले लो, पर प्लीज मेरी बेटी के लिए कोई दवा ढूंढ दो। दोस्तों, मैरी को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि बहुत घातक है। अगर वक्त पर उसका इलाज नहीं हुआ तो कल सुबह तक उसकी जान जा सकती है। मियाली कहती है, तो हमें हीलिंग मैजिक का यूज करना चाहिए। वो बुढ़ी इसका यूज कर पाएगी क्योंकि वो एक मेज है। क्रोटॉन कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी फीस दे पाऊं। ये बात सुन केनिची कुछ दवाई खरीद कर क्रोटॉन को देता है। इससे मैरी का बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। जिसके बाद वो क्रोटॉन को उसके पैसों के साथ ये कहकर भेज देता है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद केनिची अपनी मोटर बाइक लेकर मियाले से एनी का ख्याल रखने को कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि केनिची बुढ़ी को लेकर आ गया है और अब वो मैरी को देख रही हैं और वो उसे देख बताती हैं कि इसे चिकोरी फीवर हो गया है। केनिची कहता है, तो आप अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके इसे हील कर दीजिए। बुढ़ी बताती है कि इस चिकोरी फीवर को दूर करने के लिए हमें चिकोरी नाम के एक सफेद फूल की जरूरत पड़ेगी जो कि घने जंगलों में उगता है। केनिची कहता है, ठीक है, मैं उसे लेने जाऊंगा। क्रोटॉन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी नियान्यास भी आकर कहता है, मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगा। केनिची उन्हें मना नहीं कर पाता। अब ये तीनों यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। बुढ़ी कहती है कि सुबह होने से पहले हमें वो चिकोरी फ्लावर चाहिए होगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो ये गुंडे इन पर नजर रखे हुए हैं और देखकर नहीं लगता कि इनके इरादे नेक हैं। तो क्या केनिची मैरी की जान बचा पाएगा? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं एंड होता है।